नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर कुलदीप कुमार के सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए बिंदु के साथ और एक नई कड़ी के साथ। तो आज का हमारा बिंदु है कहानी, मनु भंडारी की कहानी यही सच है। देखते हैं यही सच है, मनु भंडारी की कहानी यही सच है। तो आज जो हम मनु भंडारी की जो ये कहानी है इसको पूरा पढ़ने वाले हैं भैया। आज जो हम है इसे पूरा मनु भंडारी की जो कहानी है आज हम इसे पूरा पढ़ने वाले हैं। मनु भंडारी की कहानी यही सच है, यही सच है। पर रजनीगंधा बसु चटर्जी शायद इसके डायरेक्टर थे और उनके डायरेक्शन में रजनीगंधा नाम से, जिसके हीरो जो है अमोल पालेकर थे, बहुत ही सुपरहिट मूवी थी रजनीगंधा। तो फिल्म बन चुकी है यही सच है, पर रजनीगंधा नाम से फिल्म भी बन चुकी है और काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। इनकी अन्य कहानियों की बात करें तो रचनाकार की बात करें तो मनु भंडारी है। वैसे रचनाकार के बारे में अलग से पढ़ेंगे क्योंकि मनु भंडारी जी का परिचय अपने आप में काफ़ी बड़ा है, तो वो अलग। आज यहाँ अपना उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ कहानी पढ़ने का है कि हम बड़े ही आनंद के साथ पूरी कहानी विस्तार से पढ़ेंगे और उसके साथ साथ याद करेंगे। बात करता हूँ मनु भंडारी जी की। तो मनु भंडारी का जन्म जो है वो 1931 में भानपुरा में हुआ था। संक्षिप्त रूप से ही बता दूँ, 1931 ईस्वी में भानपुरा में मनु भंडारी जी का जन्म हुआ था। इनका जो पहला उपन्यास था वो 1 इंच मुस्कान जो था वो किसके साथ था? वो पति राजेंद्र यादव के साथ था। इनकी एक आत्मकथा भी है, एक कहानी यह भी, वो भी पति राजेंद्र यादव के साथ है। इनके पति जो थे वो राजेंद्र यादव थे। राजेंद्र यादव के साथ इनका जल्दी ही तलाक हो गया था, लेकिन ये अलग अलग हो गए थे, लेकिन दोनों ने तलाक नहीं लिया था, ऐसा शायद है, ठीक है ना। और इनकी जो कहानियां हैं, जो उपन्यास की बात करें तो आपका बंटी है जो बहुत ही प्रसिद्ध रहा था। एक 9 साल के बच्चे की मनोवैज्ञानिक क्या दशा हो सकती है उस पर, मनोविज्ञान पर आधारित, ठीक है ना, मनोविश्लेषणात्मक भी कह सकते हैं। वो बहुत ही अच्छे से मतलब दिखाया गया था उसमें, ठीक है। तो बहुत ही शानदार उपन्यास था आपका बंटी। और एक इनका महाभोज भी है। और उसके अलावा इनकी अगर हम कहानी संग्रह की बात करें तो कहानी 1 प्लेट सलाब है और यही सच है और मैं हार गई, ऐसी कुछ कहानियाँ भी इनकी हैं। तो देखते हैं यही सच है पर प्रमुख जो है हमारा आज यही सच रहने वाला है। सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई, ठीक है ना। सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक मुझे समय का आभास हुआ, घंटा भर हो गया यहां खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूं, देख रहे ना आप, सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई है और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए। तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ, घंटा भर हो गया यहां खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूं, कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें ही देखती रहती हूं, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की अलमारी खोलकर सरसरी सी नजर से कपड़े देखती हूं। सब बिखरे पड़े हैं, इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूं। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया? फिर यह कोई आज ही की बात है? हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूं कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूं। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है? थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं? देखा होगा आपने, कथन आया है, कहानी शुरू हुई है,
कुछ समझ में नहीं आया होगा कि क्या है, कौन है, कैसी बात है। थोड़ा सा मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि यहाँ बार बार एक बात आई है संजय की। ये है संजय, ठीक है ना, कौन है? संजय। और कोई उसका इंतजार कर रहा है, ठीक है ना। संजय की बात आई है और कोई उसका इंतजार कर रहा है। संजय की यहाँ पर क्या बताया गया कि संजय की आदत है कि वह हमेशा ही लेट आता है, लेकिन जो इंतजार कर रहा है उसकी ये आदत है कि जो समय बता दिया जाता है कि मैं 11 बजे आऊँगा तो वह 11 बजे से इंतजार करने लग जाता है। जो इंतजार कर रहा है, यहाँ लगती है तो इंतजार कर रही है, वो 11 बजे से ही इंतजार करने लग जाती है। उसके बाद में उसका किसी भी कार्य में मन नहीं लगता, हालांकि उसके पास बहुत से अमूल्य कार्य हैं। अमूल्य कार्य क्या है कि जो यहाँ इंतजार कर रही है वो थीसिस लिख रही है, अर्थात वह शोध कार्य कर रही है या पीएचडी कर रही है वो, ठीक है ना। और उसका समय जो है वो बहुत कम बचा है और उसे वह संपूर्ण कार्य उस कम समय में करना है, उसके लिए वह समय बहुत अधिक कीमती है। लेकिन मेरा समय बर्बाद हो जाता है किसका? संजय का इंतजार करने में, ठीक है ना। तो कौन है यहाँ पर जो इंतजार कर रही है संजय का? तो वह है दीपा। क्या नाम है? दीपा। और दीपा जो है वो संजय से प्रेम करती है, संजय से प्रेम करती है। वैसे तो सारी बातें कहानी जब पूरी पढ़ेंगे तभी समझ में आती है, लेकिन मैं थोड़ा सा भूमिका बना दूं ताकि आपको लगता रहे कि क्या है, दूसरी बार कहानी न पढ़नी पड़े। नहीं तो कहानी तभी समझ में आती है जब हम 2 बार पढ़ते हैं कम से कम। तो दीपा जो है वो संजय से प्रेम करती है। दोनों कानपुर में रहते हैं। कहां रहते हैं? कानपुर में रहते हैं। संजय जो है वो नौकरी कर रहा है। संजय क्या कर रहा है? संजय नौकरी कर रहा है और दीपा जो है वो यहाँ रहकर पीएचडी कर रही है। दोनों कहाँ रह रहे हैं? कानपुर में रह रहे हैं। दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं और दोनों जल्द ही विवाह करना चाहते हैं। लेकिन दीपा की जो एक कहानी और भी है, वो कहानी ये है कि दीपा जब 18 वर्ष की थी, कितनी? जब 18 वर्ष की थी तब वह किसी और से प्रेम करती थी और उसका नाम था निशित। तब वह किसी और से प्रेम करती थी, उसका नाम था निशित, 18 वर्ष की आयु में। और तब वह कहाँ रहती थी? तब वह पटना में रहती थी। पटना में उसके पिताजी थे, उसके भैया थे, उसकी भाभी थी, ये सारे लोग वहाँ पटना में रहते थे। यह अपने पिताजी और अपने भैया के साथ पटना में रहती थी और निशित से प्रेम करती थी। लेकिन निशित जो है वो इसे छोड़कर चला गया था और ऐसी स्थिति में उसके लिए निशित जो है बहुत अधिक, क्योंकि घर वालों से झगड़ा करना पड़ गया उसकी वजह से, निशित की वजह से। अंत में निशित ने इसको छोड़कर बिना बताए निशित वहाँ से चला गया और वह मतलब उसकी स्थिति ऐसी हो गई थी दीपा की कि उसका हर पल ऐसा लगता था, उसको हर पल ऐसा लगता था कि जैसे वह आत्महत्या कर ले। उसे हर पल पंखा नज़र आता था या मृत्यु हुई नज़र आती थी, उसके अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता था। और उसके बाद उसके पिताजी का भी देहांत हो गया तो वह उसका भैया के साथ ज़्यादा मन नहीं लगता था, सिर्फ इसी बात को लेकर, निशित वाली बात को लेकर। इसलिए वह वहाँ से पीएचडी करने के लिए कहाँ आ जाती है? वह पीएचडी करने के लिए कानपुर आ जाती है। कानपुर में रहती है। कहाँ रहती है? कानपुर में रहती है। कानपुर में पीएचडी कर रही है और कानपुर में संजय उसका दोस्त है और संजय ही उस सारी परिस्थितियों से, उस सारे दुख दर्द से, दीपा ये सोचती है कि अगर उस समय संजय अगर सहारा नहीं बना होता तो शायद वह आत्महत्या कर लेती या आत्महत्या जैसे कदम उठा लेती। बहुत ही पीड़ा में, दर्द में उसका जीवन जो व्यतीत हो रहा था, वह बहुत घुटन महसूस कर रही थी और उस घुटन से निकालने वाला उसको संजय था और निशित से वह बहुत अधिक नफरत करने लग गई थी, ठीक है। तो लेकिन क्या होता है कि ये इसी कहानी के बाद दीपा को क्या है कि इसकी एक मित्र है जिसका नाम है ईरा, वो कलकत्ता में रहती है। वो कहाँ रहती है? कलकत्ता में रहती है और यह नौकरी के लिए अप्लाई करती है कलकत्ता। दीपा जो है वो नौकरी के लिए कहाँ अप्लाई करती है? वो कलकत्ता अप्लाई करती है और कलकत्ता से पत्र आ जाता है कि आप इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं। दीपा इंटरव्यू के लिए वहाँ जाना चाहती है।
संजय से बात करती है कि आप मेरे साथ, संजय को कहती है कि तू मेरे साथ चल, लेकिन संजय को ऑफिस के जरूरी काम होने के कारण वह साथ नहीं जा पाता है। वह घबराती है कि मैं साक्षात्कार का सामना अकेले कैसे करूंगी। तब संजय जो है, ठीक है ना, तब संजय उसे हौसला दिलाता है कि तुम खुद पीएचडी कर रही हो, खुद यहाँ अकेले कमरा रह के रह रही हो और तुम्हें साक्षात्कार से डर ना नहीं चाहिए। फिर वह कहता है कि तुम वहाँ अकेली कैसे हो, वहाँ तो संजय भी है, निशित भी है। संजय को जो है निशित का रहता है हमेशा, कि निशित का डर रहता है कि कहीं निशित अगर मिलेगा तो कहीं जो दीपा है फिर से कहीं उससे प्रेम न करने लग जाए। लेकिन दीपा जो है वो निशित से बहुत अधिक नफरत करती है। और जब वह जाती है ईरा के पास कलकत्ता साक्षात्कार देने के लिए, इंटरव्यू देने के लिए, नौकरी के लिए, और संजय भी चाहता है कि दीपा नौकरी लग जाए, तो वह भी कानपुर से अपने मूल ऑफिस कलकत्ता में ट्रांसफ़र करवा लेगा और दोनों वहाँ शादी कर लेंगे और बड़े ही आराम से जीवन यापन करेंगे। तो और यह खुशी न केवल संजय को है बल्कि दीपा को भी है। दीपा भी चाहती है कि उसकी नौकरी लग जाए और वह और संजय दोनों अपना जीवन जो है वो साथ साथ जीने लग जाए। लेकिन वहाँ जब जाती है ईरा, उसकी मित्र है जो ईरा वहाँ रहती है, उसके हस्बैंड जो है जब जाती है तो वो किसी कारण से बाहर चले जाते हैं और वहाँ पर ईरा अकेली होती है और उसकी एक बेटी भी होती है, उसका नाम शायद मुन्नू है, ठीक है ना। तो वहाँ जाने के बाद वो एक दिन कॉफ़ी शॉप पर बैठे होते हैं और वहाँ पर उन्हें निशित मिल जाता है और निशित से बातचीत होने लग जाती है। पहले दिन दीपा निशित से नफरत करती है, फिर निशित को जैसे ही पता चलता है कि दीपा नौकरी लगना चाहती है तो निशित हर संभव वो प्रयास करता है कि दीपा की नौकरी लग जाए और उसके प्रयास सफल होते हैं। दीपा को नौकरी मिल जाती है और इस कारण से वहाँ जब रहती है दीपा तो बार बार चाहती है कि वह निशित के अपने पूर्व प्रेमी के नज़दीक न जाए, उससे किसी प्रकार का स्नेह न रखे। निशित जो है वो नॉर्मल रहता है लेकिन दीपा नॉर्मल नहीं रह पाती, वह हर पल उसके प्रेम में गिरती जाती है। उसको मन ही मन में ऐसा लगता है कि वह सच्चा प्रेम जो है निशित से ही करती है। संजय तो मुसीबत के समय उसके पास आया था, इसलिए वह उसके प्रति कृतज्ञ थी और उस कृतज्ञता को जाहिर करने के लिए ही उसने क्या है कि उससे प्रेम किया है। वह वास्तव में संजय से नहीं निशित से ही प्रेम करती है और वह हर पल यह कोशिश करती है कि निशित जो है एक बार फिर से दीपा को यह कह दे कि मुझसे गलती हो गई थी, जो मैं तुम्हें छोड़कर चला गया था, मैं तुमसे ही प्रेम करता हूँ। लेकिन ऐसा निशित जो है वो बिल्कुल नहीं कहता। वह ऐसा सोचते 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 3 या 4 दिन वहाँ रुकती है, लेकिन 3-4 दिन में वो 1 या 2 दिन उनकी मुलाकात भी होती है, लेकिन इस दौरान वह ऐसी बात कुछ नहीं कह पाता। और जब वह आ रही होती है तब उसका हाथ जो है एक बार उसके हाथ से स्पर्श हो जाता है। ट्रेन में जब आ रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि शायद निशित अपनी सारी बातें कहना चाहता है। वह निशित को अपनी सारी बातें लिख देती है कि वहाँ आने के बाद, कानपुर में आने के बाद निशित को सारी बातें लिखती है कि वह उससे प्रेम करती है, इस तरह से सारी बातें, और उसके पत्र का इंतज़ार करती है। लेकिन निशित का इस प्रकार का कोई पत्र नहीं आता, उसका केवल एक पत्र आता है और वो पत्र यही होता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, इससे संबंधित मैंने पहले ईरा को कह दिया था, ईरा का पत्र तुम्हें मिल गया होगा, निशेष, ऐसे लिख के पत्र खत्म हो जाता है। तो दीपा को लगता है कि क्या उसके पास आज भी कहने के लिए कुछ नहीं है, वह पहले भी कुछ नहीं कहता था और आज भी कुछ नहीं कहता है। इस तरह से कहानी चलती है। पत्र की बात आती है, इस कहानी में 3 पत्रों का जिक्र है। एक पत्र जब दीपा कलकत्ता से इंटरव्यू देकर वापस आती है, एक पत्र का जिक्र है जब कलकत्ता से इंटरव्यू देकर वापस आती है, तब क्या है कि संजय का पत्र पड़ा होता है कि मैं किसी काम से बाहर जा रहा हूँ, ठीक है ना, और उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारा साक्षात्कार अच्छा होगा, ऐसा पत्र होता है। वो पत्र देखती है। एक पत्र ईरा का आता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है। फिर एक पत्र संजय का उसका निशित का आता है जिसमें निशेष लिखा होता है और उसमें लिखा होता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, इससे संबंधित मैंने सूचना ईरा को दे दी थी, ईरा का पत्र तुम्हें मिल गया होगा, उसने तुम्हें सूचित कर दिया होगा, मैं पुनः तुम्हें बधाई देता हूँ, ऐसा, और निशेष ऐसा लिखकर वह पत्र को समाप्त कर देता है। 3 पत्रों का यहाँ पर जिक्र हुआ है। और अंत में फिर वो जब कुछ दिनों बाद जब संजय वापस आता है तो दीपा संजय के गले लगकर फूट फूट कर रोने लग जाती है और संजय उसे कहता है कि कोई समस्या नहीं है, अगर नौकरी नहीं लगी है तो कोई बात नहीं, और लग जाएगी, रोने की क्या आवश्यकता है। लेकिन वह वैसे ही रोती रहती है और मन ही मन ये सोचती है कि वास्तव में वह जो था
निशित से जो प्रेम था वो वास्तव में ही बचकानेपन का प्रेम था, बचपन का प्रेम था, वह सत्य नहीं है। सत्य वही है, संजय ही सत्य है, और संजय के साथ जो मेरा प्रेम है वही सत्य है और यही सच है। मतलब वो यही सच है, तो इसी बात को कहकर कि यही सच है। एक बात और बता दूं कि जैसे पुरस्कार कहानी में 3 वर्ष बाद अरुण मधुलिका से मिलता है, जैसे जयशंकर प्रसाद की पुरस्कार कहानी में 3 वर्ष बाद मधुलिका से अरुण मिलता है, उसी प्रकार इस कहानी में भी 3 वर्ष बाद जो है निशित जो है वो दीपा से मिलता है, वहाँ ईरा के वहाँ कलकत्ता में। ये ध्यान रख लेना। चलते हैं, ये सारा देख लिया हमने। क्या आया इसमें कि सामने आंगन में फैली धूप सिमटकर दीवारों पर चढ़ गई और कंधे पर बस्ता लटकाए नन्हे नन्हे बच्चों के झुंड दिखाई दिए, तो एकाएक ही मुझे समय का आभास हुआ। घंटा भर हो गया यहाँ खड़े खड़े और संजय का अभी तक पता नहीं। झुंझलाती सी मैं कमरे में आती हूँ, कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली कुछ बंद। एक क्षण मैं उन्हें ही देखती रहती हूँ, फिर निरुद्देश्य सी कपड़ों की आलमारी खोलकर सरसरी सी नज़र से कपड़े देखती हूँ, सब बिखरे पड़े हैं। इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इन्हें ही ठीक कर लेती, पर मन नहीं करता और फिर बंद कर देती हूँ। नहीं आना था तो व्यर्थ ही मुझे समय क्यों दिया, फिर यह कोई आज ही की बात है। हमेशा संजय अपने बताए हुए समय से घंटे 2 घंटे देरी करके आता है और मैं हूँ कि उसी क्षण से प्रतीक्षा करने लगती हूँ। उसके बाद लाख कोशिश करके भी तो किसी काम में अपना मन नहीं लगा पाती। वह क्यों नहीं समझता कि मेरा समय बहुत अमूल्य है। थीसिस पूरी करने के लिए अब मुझे अपना सारा समय पढ़ाई में ही लगाना चाहिए, पर यह बात उसे कैसे समझाऊं। दीपा का कथन है ये, ध्यान रख लेना। मेज पर बैठकर मैं फिर पढ़ने का उपक्रम करने लगती हूँ, पर मन है कि लगता ही नहीं। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है। पर्दे के जरा से हिलने से दिल की धड़कन बढ़ जाती है और बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया वह आया वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी बच्ची, यहाँ मेहता साहब का जिक्र हुआ है प्यारे बच्चों, मेहता साहब, ये मेहता साहब का इतना ही जिक्र है कि उसकी 5 साल की बच्ची है, ठीक है ना। मेहता साहब कौन है? मेहता साहब, मेहता साहब जिनके मकान में किराए पर दीपा रह रही है, मेहता साहब जिनके मकान में किराए पर दीपा रह रही है, उनकी 5 साल की बच्ची है जो अक्सर दीपा के पास आ जाती है और दीपा को कहती है कि आंटी आंटी कहानी सुनाओ ना, ठीक है ना। बच्ची झिझकती सी कमरे में आती है, आंटी हमें कहानी सुनाओगी? नहीं, अभी नहीं, पीछे आना। मैं रुखाई से जवाब देती हूँ, वह भाग जाती है। ये मिसेज मेहता भी एक ही है, यूँ तो महीनों शायद मेरी सूरत नहीं देखती। ये जो मिसेज मेहता है ये महीनों दीपा की सूरत नहीं देखती। कहने से तात्पर्य उनकी मुलाकात एक ही घर में रहकर ज़्यादा नहीं होती है, पर बच्ची को जब तब मेरा सिर खाने को भेज देती है। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ लेते हैं। मेहता साहब तो फिर भी कभी कभी 8-10 दिन में खैरियत पूछ लेते हैं, पर वह तो बेहद अकड़ू मालूम होती है। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो क्या मैं इतनी आज़ादी से घूम फिर सकती थी। वो भी कहती है चलो नहीं बात करती तो अच्छी बात है, कम से कम मुझे इतनी आज़ादी नहीं मिलती। खट 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 खट, वही परिचित पद ध्वनि। अब खट खट की आवाज़ आती है, वही परिचित पद ध्वनि। तो आ गया संजय। मैं बराबर बस ही अपना सारा ध्यान पुस्तक में केंद्रित कर लेती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए संजय मुस्कुराता दरवाजे पर खड़ा है। ये रजनीगंधा के फूल लेकर हमेशा संजय जब भी आता है रजनीगंधा के फूल लेकर आता है और वहीं लगे गुलदस्ते में से पुराने रजनीगंधा के फूल निकाल देता है और नए फूल लगा देता है। दीपा कहती है कि एक बार यूं ही कह दिया था, ऐसे ही पूछ लिया था संजय ने कि तुम्हें किसके फूल पसंद है, और मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल पसंद है। और उसी दिन से संजय ने ये अपना जरूरी कार्य ही बना लिया था कि वह हमेशा जब भी आना तो वह रजनीगंधा के फूल ले आता था और मेरे कमरे में जो गुलदस्ता लगा उसमें से वह वो
पुराने फूल निकाल देता और नए रजनीगंधा के फूल लगा देता था। दीपा आगे कहती है कि रजनीगंधा के फूलों को जब मैं देखती हूँ तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि ये रजनीगंधा के फूल नहीं हैं, ये संजय की आंखें हैं जो हर पल मुझे निहारती रहती है और मैं लज्जा में सिकुड़ जाती है उनको देखकर। तो ये सारी बातें हैं, देखते हैं आगे। बहुत प्यारी कहानी है, बहुत ही न्यारी कहानी है, बहुत ही अच्छी कहानी है, भाव से भरपूर कहानी है। मैं देखती हूँ पर मुस्कुराकर कहती, हंसता हुआ वह आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों हाथ कंधे दबाता हुआ पूछता है, बहुत नाराज हूँ? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर? रुखाई से मैं कहती है कि मुझे क्या करना है नाराज होकर। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार के साथ ठोडी उठाकर कहता है, देखिए कैसी चित्रात्मक शैली का वर्णन किया गया है। दीपा जो है वो कुर्सी पर बैठी है और वो कुर्सी को पूरी को घुमा लेता है और ठोडी उठाकर कहता है कि क्या तुम ही बताओ क्या करता, क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंस गया, बहुत कोशिश करके भी उठ नहीं पाया, सबको नाराज करके आना अच्छा भी तो नहीं लगता। ठोडी उठाकर कहता है कि क्या करता, ठीक है ना, दोस्तों के बीच में फंस गया था और दो सबको नाराज कर कर आना इतना आसान नहीं था। देखते हैं दीपा क्या कहती है। इच्छा होती है कह दूं, दीपा की इच्छा होती है लेकिन कहीं न कहीं प्रेम जो है वो रोकता है। इच्छा होती है कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही नहीं, पर कह कुछ नहीं पाती। एकटक उसके चेहरे की ओर देखती रहती हूँ। उनके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही है। उसके प्रेम ही इतना है, क्या कर सकते हैं। उसके सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही हैं। कोई और समय होता तो मैंने अपना आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं, क्योंकि आज दीपा कहीं न कहीं अंदर से नाराज है। नाराज नहीं है, वो नाराज होने का प्रयास कर रही है। मतलब प्यार है जो ये चाहता है कि उसकी जो है महत्व दिया जाए, महत्व चाहता है प्यार, और बहुत अधिक महत्व चाहता है, सबसे बढ़कर महत्व चाहता है। और दीपा जो है वो उसका जब चेहरा देखती है तो वो सब कुछ भूल जाती है। वो एक गीत है ना, ये जमी रुक जाए, आसमां झुक जाए, तेरा चेहरा जब नजर आए। तो चेहरा भैया दीपा को जब उसका चेहरा नजर आता है तो सब कुछ रुक जाता है। हमेशा क्या होता है कि वह आंचल से उसके पसीने की बूंदें पोंछ देती है, लेकिन आज कहीं न कहीं वो नहीं पहुंच रही है। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है, उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं। तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है, हमेशा इसी तरह करेगा और फिर दुनिया भर का लाड़ दुलार दिखलाएगा। वह जानता जो है कि इसके आगे मेरा क्रोध टिक नहीं पाता है। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में वह कितना कुशल है। एक बार मैंने यूं ही कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद है, तो उसने नियम ही बना लिया कि हर चौथे दिन ढेर सारे फूल लाकर मेरे कमरे में लगा देता है। और अब तो मुझे भी ऐसी आदत हो गई है कि एक दिन भी कमरे में फूल न रहे तो न पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। यही तो होता है स्नेह। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल जाते हैं। एकाएक ही मुझे ईरा के पत्र की बात याद आती है। किसके पत्र की बात याद आती है? ईरा के पत्र की बात आती है। कौन है ईरा? इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं कि दीपा की एक मित्र है जो कलकत्ता में रहती है। दीपा की एक मित्र है जो कलकत्ता में रहती है और कलकत्ता से ही क्या है, ईरा के पत्र की बात याद आती है। जो बात सुनाने के लिए मैं सवेरे से ही आतुर थी, इस गुस्सेबाजी में उसे ही भूल गई थी। क्या बात है?
सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी दिन भी मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है, मुझे तैयार रहना चाहिए। हाँ, कलकत्ता से। कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है, यदि तुम्हें वहां जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा। यदि तुम्हें वहां जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं नहीं तो अवश्य ही उसने आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस प्रकार प्रसन्न होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता चली जाऊं उससे दूर? तभी सुनाई देता है, वह ऐसा सोचती है, लेकिन तभी संजय का जो जवाब आता है वह सुनकर वह उससे और अधिक प्यार करने लगती है। क्या है जवाब? तुम्हें यह जॉब मिल जाए तो सच में मैं भी अपना तबादला कलकत्ता ही करवा लूं, हेड ऑफिस में। यहाँ की रोज की किचकिच से तो मेरा मन ऊब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने हमेशा मुझे बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने, ऑफिस में शांति हो जाएगी पर मेरी शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। क्या कहना चाह रहा है यहाँ संजय? संजय कह रहा है कि बार बार मेरे मन में ऐसा आता है कि मैं यहाँ ऑफिस में बहुत अधिक किचकिच है, तो इस यहाँ से अपना तबादला जो है मूल ऑफिस में, मुख्य ऑफिस जो कलकत्ता में है, वहाँ अपना तबादला करवा लूँ। लेकिन जब भी तुम्हारा ख्याल आता है तो मैं वो नहीं करवा पाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरे ऑफिस में तो शांति हो जाएगी, लेकिन मेरी शामें रंगीन हो जाती है, क्योंकि मेरी शामें जो है वो सिर्फ दीपा तुमसे ही है। कितनी रंगीन है। उसके स्वर की आर्द्रता ने मुझे छू लिया। एकाएक ही मुझे लगने लगा कि रात बड़ी सुहावनी हो चली है। लगता है रजनीगंधा फिल्म देखनी पड़ेगी, इतना प्यार। हम दूर निकलकर अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ जाते हैं। दूर दूर तक हल्की सी चांदनी फैली हुई है और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं है। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ जाता है और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बातें सुनाता है और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजनाएं बनाता है। मैं कुछ नहीं बोलती, बस एक टक उसे देखती रहती हूँ। जब वह चुप हो जाता है तो बोलती हूँ, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लगता है। पता नहीं कैसे क्या पूछते होंगे, मेरे लिए तो यह पहला ही मौका है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम भी एक ही मूर्खा हो। याद रख लेना प्यारे बच्चों कि तुम भी एक ही मूर्खा हो। ये वाला जो वाक्य है, यह वाक्य किसका है? संजय का है, ठीक है ना। और इंटरव्यू के डर की बात वह कलकत्ता जाकर ईरा से भी करेगी, तो ईरा भी उसे बताएगी कि तुम इंटरव्यू से क्यों डर रही हो। तो इंटरव्यू से डरने से बचने के जो बातें हैं उसके वो दो कथन आएंगे, एक रहेगा संजय का, एक रहेगा ईरा का। जो मूर्खा वाला कथन है वो किसका रहेगा? वो संजय का रहेगा। तुम भी एक ही मूर्खा हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? तुम भी एक ही मूर्खा हो, घर से दूर यहाँ कमरा लेकर अकेली रहती हो, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती फिरती हो और इंटरव्यू के नाम से डर लगता है, क्यों? और गाल पर हल्की सी चपत जमा देता है। फिर समझाता हुआ कहता है, और देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि तो सब दिखावा मात्र होते हैं, वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर, जान पहचान वाले से, ठीक है ना। ये ध्यान रख लेना, ये कथन किसके हैं? थोड़े अलग हैं, ये कथन संजय के हैं, ठीक है ना। ऐसे कथन वहां आगे भी आ सकते हैं। पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है, पर कलकत्ता तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहां ईरा को छोड़कर मैं किसी को जानती भी नहीं। अब उन लोगों की कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। असहाय सी मैं कहती हूं, और किसी को नहीं जानती। संजय कहता है कि और किसी को नहीं जानती। फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर पूछता है, निशित भी तो वही है? ये निशित वही है जो 18 वर्ष की उम्र में दीपा को छोड़कर चला गया था।
होगा मुझे क्या करना है उससे, मैं एकदम ही बन्ना कर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग ही रहा था कि अब वह यही बात कहेगा। कुछ नहीं करना, वह छेड़ने के लहजे में कहता है और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं 1000 बार तुमसे कह चुकी हूँ कि उसे लेकर मुझसे मजाक मत किया करो। मुझे इस तरह का मजाक जरा भी पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झटक कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। मैं झटक कर हाथ हटा देती हूँ। मैं झटक कर हाथ हटा देती हूँ। ठीक है ना, कोई देख लेगा तो क्या कहेगा। ये जो कहानी है, इसमें जो कहानियां हैं वो अलग अलग जगह से चलती है। वो क्षेत्र लिखा होता है, कानपुर, कलकत्ता, फिर कानपुर, फिर कलकत्ता, इस तरह से लिखे हैं कहानी के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, ये जो सारा चल रहा है ये सारा कानपुर का है। कहाँ का है, कानपुर का है। नहीं, हमें पसंद नहीं है यह बेशर्मी, और सच ही मुझे रास्ते में ऐसी हरकत पसंद नहीं, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो, पर है तो रास्ता ही, फिर कानपुर जैसी जगह। कमरे पर लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, पर वह बैठता नहीं है, बस बाहों में भरकर एक बार चूम लेता है। यह भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी में निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। ऐसा कथन भी आएगा जब निशित कलकत्ता में ईरा के घर पर दीपा से मिलने आएगा। ऐसा कथन एक आगे भी आएगा जब निशित जो है वो ईरा के घर पर दीपा से मिलने आएगा, और फिर वह जब वापस जाएगा तो वह उसी तरह से देखती है, और उसके आने का जब इंतजार करती है तब भी इसी तरह से देखती रहती है। उसके पत्र का इंतजार करती है तब भी बालकनी में खड़ी रहकर देखती रहती है। ये सारी कहानियाँ हैं, देखते रहते हैं, साथ साथ में इनमें कॉम्बिनेशन आपने बिठाना है। वह चला जाता है। मैं बाहर बालकनी से निकलकर उसके देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा होते होते सड़क के मोड़ पर जाकर लुप्त हो जाता है। मैं उधर ही देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। ये पढ़ने बैठ जाती हूँ, पढ़ने का काम सिर्फ अपने घर पर ही होता है इसलिए। और अपना घर कहाँ है इसका, अपना घर है इसका कानपुर में। तो कानपुर में अगर जो बात होगी वो संजय के साथ होगी, कानपुर की जो भी बात होगी वो संजय के साथ होगी। और नफरत की जो बात होगी वो सिर्फ प्यार और नफरत दोनों की बातें जो है वो निशित के लिए प्यार भी आएगा और नफरत भी आएगी। संजय के लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार रहेगा, और नफरत जो है वो संजय के लिए, निशित के लिए रहेगी। संजय के लिए नफरत का एक भी शब्द इसमें नहीं है। ये ध्यान रखना। कहीं अगर कोई वाक्य पूछ लिया जाए और कहीं नफरत का वाक्य कहीं आ रहा है, अधिकतर जो वाक्य है वो दीपा के ही है, संजय के बहुत कम है और निशित के भी बहुत कम है। दीपा ही है जो संजय और उनके बारे में सोचती रहती है, और दीपा जो भी सोचेगी संजय के बारे में वह कभी बुरा नहीं सोचेगी, उसके प्रति उसके प्रेम के वाक्य ही रहेंगे। और ये ध्यान लगा लेना, वाक्य आए कहीं भूल जाओ कहानी तो। और निशित के प्रति नफरत का अगर कोई वाक्य आएगा तो वो सिर्फ निशित के लिए होगा और किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है ना। और एक जगह एक जिक्र और आएगा कि मैं कहती हूँ कि उसका जिक्र मत करो, तो ये जिक्र वाली बातें भी दो लोगों के लिए है। एक जगह वो निशित के लिए कहती है और एक जगह अपने परिवार के लिए कहती है। जब ईरा शायद पूछती है कि तुम्हारे परिवार के बारे में पूछती है, उसके परिवार के बारे में, जो परिवार पटना में रहता है। इसके पिता शायद एक्सपायर हो चुके हैं, उसके बारे में कोई है नहीं है, निधन हो चुका होता है, और इसका भाई और उसकी भाभी जो है वो वहाँ रह रहे हैं, और उनके साथ उसका कोई ज़्यादा मतलब मेल जोल नहीं है। वह शायद उनके पास जाती भी नहीं है और उनसे बात भी नहीं करती है, और उनका जिक्र भी वो सुनना पसंद नहीं करती है। तो ये दो चीज़ें हैं, निशित का जिक्र भी पसंद नहीं करती है, और अपने भाई और क्या बोलते हैं, भाई और भाभी का जिक्र भी वह पसंद नहीं करती है, याद रख लेना। रात में सोती हूं तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं, ठीक है ना। रात में सोती हूं तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को ही निहारती रहती है। जाने क्यों अक्सर मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं, मानो संजय की अनेकानेक आंखें हैं।
ठीक है ना, जो मुझे देख रही है, सहला रही है, दुलरा रही है और अपने को यों असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने की कल्पना से ही मैं लज्जा जाती हूँ। इसी तरह अरुण भी तो देखता है ना सोती हुई मधुलिका को। मधुलिका जब सो रही होती है तो अरुण उसके पास में खड़ा रहकर उसको देखता रहता है और वह अपने अश्व को निर्देश देता है, इशारा करता है कि वह शांत रहे, वह चुप रहे, वह इस अनमोल क्षण को खोना नहीं चाहता। और तभी जो कोकिला है वो कहती है कि दुष्ट, तुम कौन हो जो एक सोई हुई, ठीक है ना, कुमारी के सौंदर्य को निहार रहे हो। तो उसी तरह से यहाँ भी जो फूल है रजनीगंधा के, वो रजनीगंधा के फूल नहीं है, संजय की अनेक आंखें हैं। जो दीपा को ऐसा लगता है कि वो सभी आंखें उसको निहार रही है और इस तरह से अनेक आंखों के निहारने से वह लज्जा जाती है। मैंने संजय को भी एक बार यह बात बताई थी तो वह खूब हंसा था और फिर मेरे गालों को सहलाते हुए उसने कहा था कि मैं पागल हूं, निरी मूर्खा हूं। कौन जाने, शायद उसका कहना ही ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूं। कानपुर, अब ये फिर कानपुर की बात है। पहले जो बात थी वो भी कानपुर की थी, ये भी कानपुर की है। मैं जानती हूं संजय का मन निश्चित को लेकर जब तक सशंकित हो उठता है। मैं जानती हूं संजय का मन निश्चित को लेकर जब तब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं निश्चित से नफरत करती हूं। उसकी याद मात्र से मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन होता है। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं। ये ध्यान रख लेना। ये वाक्य आए तो कहीं आप ये थोड़ा वाक्य जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो वाक्य है ना, कविता क्या है, घृणा है, ईर्ष्या है, प्रेम है, वो वाले चिंतामणि वाले, तो वैसा लगता है। तो इस वाक्य को जरूर ध्यान रखें। ऐसा वाक्य सिर्फ एक ही बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। इस वाक्य को थोड़ा ध्यान लगा ले। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, ठीक है ना। किसमें? अब देखो ये जो है 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है और उसके बाद आहों, आंसुओं और सिसकियों का एक दौर सारी दुनिया की निस्सारता को, आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प और फिर एक तीखी घृणा। बहुत बार पढ़ा है मैंने, ऐसे नहीं पढ़ाने आया हूँ। आपको पढ़ाने से पहले कम से कम 5 बार पढ़ चुका हूँ और इसके प्रश्नोत्तर भी बना चुका हूँ, इसके नोट्स भी बना चुका हूँ, इसका सार संग्रह भी बना चुका हूँ। तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा, ये मैंने प्रयास किया है। उसमें आवेश रहता है पर स्थायित्व नहीं, गति रहती है पर गहराई नहीं। जिस वेग से वह आरंभ होता है, जरा सा झटका लगने पर उसी वेग से टूट भी जाता है। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद होता है आहें, आंसू, सिसकियाँ, इन सब का एक दौर चलता है। सारी दुनिया की निस्सारता, सारी दुनिया निस्सार लगने लगती है। आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प और एक तीखी घृणा, आत्महत्या करने के अनेकानेक संकल्प नजर आते हैं और एक तीखी घृणा नजर आती है। कहने से तात्पर्य इन सारी स्थितियों से, इन सारे दुखों से दीपा जो है वो गुजर चुकी थी, ठीक है ना। वह अपने मन के भावों को और जो उसके साथ बीत चुका है उन्हीं को व्यक्त कर रही है। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है, उस सब को भूलने में एक दिन भी नहीं लगता। ये जो बचपन का प्रेम होता है, एक दिन भी नहीं लगता उसको भूलने में। फिर तो वह सब ऐसी बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक इस बात का एहसास होता है कि ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं थे, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्य के लिए थे जिसने जीवन को निरस बनाकर बोझिल कर दिया था। उस रिक्तता और शून्यता के लिए थे, मतलब उस व्यक्ति विशेष की जो जगह खाली हो गई थी उसके लिए थे। और उस जगह को जैसे ही कोई भरता है तो वो सारी निस्सारता जो खत्म हो जाती है, वो सारी घृणा खत्म हो जाती है और वो सारा जो दर्द है वो सारा का सारा खत्म हो जाता है।
तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियों गूंजने लगी। पर संजय है कि जब तब निशित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न सा हो उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिलाता अवश्य पड़ता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का ये ऐसे जो वाक्य है ना, ये आएंगे आगे चलकर, ऐसे के ऐसे वाक्य उसके मन में निशित के लिए भी उठने लगेंगे, ऐसी कैसी भावनाएं निशित के लिए भी उठने लगेंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो भावनाएं हैं किस प्रकार की है और किसके लिए व्यक्त की जा रही है, थोड़ा सा ध्यान रखना। उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का। अब ध्यान रखना, भविष्य की अनेकानेक योजनाओं का वाक्य आएगा तो योजनाओं का जरूर आएगा, और योजनाओं का जैसे ही आएगा तो योजनाएं जो सारी थी वो किसके साथ थी? योजनाएं सारी की सारी संजय के साथ थी। संजय के साथ ही सारी योजनाएं बनाई गई थी। कौन सी योजनाएं बनाई गई थी कि जैसे ही वह कलकत्ता में नौकरी लग जाएगी तो दोनों जाकर कलकत्ता में रहेंगे, विवाह कर लेंगे, जीवन यापन साथ करेंगे। तो भविष्य की मेरी अनेकानेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। यह बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान में पेड़ तले बैठकर भी मैं अपनी थीसिस की बात करती हूँ, वह अपने ऑफिस की मित्रों की बातें करता है, या हम किसी और विषय पर बात करने लगते हैं। पर इस सब का यह मतलब तो नहीं कि हम प्रेम नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है, सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं यह सब? कैसे उसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया है, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझसे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर डाला था जिसके कारण उसने मुझे इतना कठोर दंड दे डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे देना पीना पड़ा। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती ऐसे शब्द सिर्फ निशित के लिए होंगे। विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि आज भी मेरे मन में उसके लिए, उससे नफरत करती हूँ, उसके लिए कुछ है, मैं उससे नफरत करती हूँ। और सच पूछो तो अपने को कोई कोमल स्थान है, छी, मैं भाग्यशाली समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। संजय, यह तो सोचो कि यदि ऐसी कोई भी बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूं आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूं बिखरने देती? जानते हो, विवाह से पहले कोई भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, बहुत बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था, भ्रम था, झूठ था। फिर कानपुर आ गया है। क्या है कानपुर में? परसों मुझे कलकत्ता जाना है, सच बड़ा डर लग रहा है, कैसे क्या होगा। मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो संजय को कह रही हूं कि वह भी साथ चले, पर उसे ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल सकती। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। सच अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यो अकेली घूम फिर भी लेती हूँ। तो संजय सोचता है मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर सच बड़ा डर लग रहा है। बार बार मैं यह मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। सच कितनी सुंदर कल्पना है, कितना मादक है, पर इंटरव्यू का भय मादकता में भरे इस स्वप्न जाल को छिन्न भिन्न कर देता है। काश कलकत्ता। अब क्या है, ये कलकत्ता की बात आ गई है। दीपा जो है वो कलकत्ता चली गई है। दीपा की हम बात करते हैं तो दीपा कहाँ चली गई है? कलकत्ता। कलकत्ता किस लिए गई है? इंटरव्यू देने के लिए, ठीक है ना। गाड़ी जब हावड़ा स्टेशन के प्लेटफार्म पर प्रवेश करती है तो जाने कैसी विचित्र आशंका, विचित्र भय से मेरा मन भर जाता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े असंख्य नर नारियों में
नर नारियों में मैं ईरा को ढूंढती हूँ। ईरा एक बार फिर से आपको बता दूं कि ये उसकी मित्र है जो कलकत्ता में रहती है। वह कहीं दिखाई नहीं देती, नीचे उतरने के बजाय खिड़की में से ही दूर दूर तक नज़र दौड़ाती हूँ। आखिर एक कुली को बुलाकर अपना छोटा सा सूटकेस और बिस्तर उतारने का आदेश दे, मैं नीचे उतर पड़ती हूँ। उस भीड़ को देखकर मेरी दहशत जैसे और बढ़ जाती है। तभी किसी के हाथ के स्पर्श से मैं बुरी तरह चौंक जाती हूँ। पीछे देखती हूँ तो ईरा खड़ी है। कौन? ईरा खड़ी है। रुमाल से चेहरे का पसीना पोंछते हुए कहती हूँ, सच तुझे न देखकर मैं डर रही थी कि तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी। उसे डर था कि अब अगर बात नहीं हुई तो मैं तुम्हारे घर भी कैसे पहुंचूंगी। बाहर आकर हम टैक्सी में बैठते हैं। अभी तक मैं स्वस्थ नहीं हो पाई हूँ। जैसे ही हावड़ा पुल पर गाड़ी पहुंचती है, हुगली के जल को स्पर्श करती हुई ठंडी हवाएं तन मन को एक ताजगी से भर देती है। हुगली के जल, हुगली नदी है जिस पर हावड़ा ब्रिज बना हुआ है, ठीक है ना। हावड़ा पुल, हावड़ा ब्रिज जिसे कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, बहुत ही सुंदर हावड़ा ब्रिज है, ठीक है ना। और हुगली नदी के ऊपर बना हुआ है। ये हुगली जो है ये कलकत्ता की नदी है, कलकत्ता के बीच में से ये गुजरती है। ईरा मुझे इस पुल की विशेषता बताती है और वह विस्मित सी उस पुल को देखती हूँ। दूर दूर तक फैले हुगली के विस्तार को देखती हूँ। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ, ठीक है ना। उसकी छाती पर खड़ी और विहार करती अनेक नौकाओं को देखती हूँ। हुगली नदी जो है काफ़ी बड़ी नदी है, ठीक है ना, काफ़ी बड़ी नदी है। मतलब अगर कलकत्ता में जाएंगे तो वास्तव में ये जो है देखने लायक चीज़ है। हुगली नदी है और एक सुगना ब्रिज भी है। ये कई जगह पार्क वार्क है, ठीक है। मैं गया था, देख के आया था बचपन में, ठीक है। तो ये उसकी छाती पर खड़ी नावें उस पर चलती हैं, नाव में से, ठीक है, आना जाना रहता है। बड़े बड़े जहाज़ों को देखती हूँ। उसके बाद बहुत ही भीड़ भरी सड़कों पर हमारी टैक्सी रुकती रुकती चलती है। ऊंची ऊंची इमारतों और चारों ओर के वातावरण से कुछ विचित्र सी विराटता का आभास होता है। और इस सब के बीच जैसे मैं अपने को बड़ा खोया खोया सा महसूस करती हूँ। कहाँ पटना और कानपुर, कहाँ यह कलकत्ता। पटना जहाँ की वो रहने वाली थी, कौन? दीपा। दीपा पटना की ही रहने वाली थी, लेकिन निशित के कारण, पिता भाई से झगड़ा होने के कारण वह अब कानपुर में रहने लगी थी। कानपुर जहाँ से वो अब आई है, जहाँ वो पीएचडी की पढ़ाई कर रही है। और कलकत्ता जहाँ वो अब इंटरव्यू देने के लिए आई है। सच मैंने बहुत बड़े शहर देखे ही नहीं। सारी भीड़ को चीरकर हम रेड रोड पर, यह रेड रोड कहाँ है? कलकत्ता में, पर आ जाते हैं। चौड़ी शांत सड़क, मेरे दोनों ओर लंबे 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 चौड़े खुले मैदान। क्यों ईरा, कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में? अब वो ईरा से पूछती है कि कौन कौन लोग होंगे इंटरव्यू में। मुझे तो सच बड़ा डर लग रहा है। अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने बनाया हो वह भला इंटरव्यू में डरे। फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाती है कभी उसके पास। अब इसको छोड़ दो एक बार यहाँ तक। ये वाक्य मैंने पहले भी बताया था, ये वाक्य मैंने पहले भी बताया था। ऐसा जब वो कहती है, दीपा जब कहती है कि मुझे इंटरव्यू के लिए डर लगता है, तब ऐसा ही कथन एक किसका है? संजय का भी है। तब संजय उसे कहता है कि तुम तो बड़ी मूर्खा हो, तुम तो बड़ी मूर्खा हो, ऐसा कहते हैं। वो कहता है कि यहाँ अकेली कमरा लेकर रहती हो, थीसिस लिख रही हो, अकेले आते जाती हो और कहती हो कि डर लग रहा है, ऐसा कहता है वो। वहाँ तुम भी बड़ी मूर्ख हो, ऐसा कहता है। और ये जो ईरा है वो क्या कह रही है? अरे सब ठीक हो जाएगा। याद रख लेना, ईरा अरे, ईरा से अरे, अरे सब ठीक हो जाएगा, तू और डर, हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे। जिसने अपना सारा कैरियर अपने आप बनाया वह भला इंटरव्यू में डरे। हम जैसे डरे तो कोई बात भी है। जिसने अपना, फिर कुछ देर ठहर कर कहती है, फिर वो कहती है कि अच्छा भैया भाभी तो पटना ही होंगे, जाति कभी है उनके पास, ये भी मैंने बताया था। पटना कौन रहते हैं? दीपा के भैया भाभी रहते हैं। लेकिन वो आगे चलकर कहेगी कि नहीं, उनका जिक्र मत किया करो। अब जिक्र की बात आती है तो संजय को भी वो कहती है कि किसका जिक्र मत किया करो?
वो संजय को कहती है कि मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन सी वाली? निशित वाली। जब वो कहता है ना कि निशित भी तो है कलकत्ता में, तो वो कहती है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ वो ईरा को भी कहेगी कि मुझे भैया भाभी वाली बात पसंद नहीं है। कानपुर आने के बाद एक बार गई थी, कभी यूं ही पत्र लिख देती हूँ। भाई कमाल के लोग हैं, बहन को भी नहीं निभा सके। मुझे यह प्रसंग कतई पसंद नहीं है। दीपा कहती है कि मुझे यह पसंद, सोचती है मैं नहीं चाहती कि कोई इस विषय पर बात करे, मैं मौन ही रहती हूँ। ईरा का छोटा सा घर है, सुंदर ढंग से सजाया हुआ है। उसके पति के दौरे पर जाने की बात सुनकर पहले मुझे अफसोस हुआ था, वह होते तो कुछ मदद ही करते, पर फिर एकाएक लगा कि उनकी अनुपस्थिति में मैं शायद अधिक स्वतंत्रता का अनुभव कर सकूं। उनका बच्चा भी बड़ा प्यारा है। शाम को ईरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है, बच्चा भी बड़ा प्यारा है। 2 बच्चों की बात हुई है, इस बच्चे का नाम शायद मुन्नू है, ठीक है ना। एक ये है और एक जहाँ वो कानपुर में कमरा लेकर रहती है वहाँ भी है, वहाँ मिस्टर मेहता है और मिसेज मेहता है, और उनकी एक 5 वर्ष की बच्ची है जो अक्सर उनके पास कहानी सुनने के लिए आ जाती है। मिसेज मेहता से महीने 2 महीनों में ही बात होती है, लेकिन मिस्टर मेहता जो है वो 7-8 दिनों में हालचाल पूछ लेते हैं दीपा का, जिस जहाँ ये मकान लेकर रह रही है। और यहाँ भी इनके एक बच्चा है। शाम को ईरा मुझे कॉफ़ी हाउस ले जाती है। अचानक मुझे वहाँ निशित दिखाई देता है। मैं शक पकाकर नज़र घुमा लेती हूँ, पर वह हमारी मेज पर ही आ पहुँचता है। विवश होकर मुझे उधर देखना पड़ता है, नमस्कार भी करना पड़ता है, ईरा का परिचय भी करवाना पड़ता है। ईरा पास की कुर्सी पर बैठने का निमंत्रण दे देती है। मुझे लगता है मेरी सांस रुक जाएगी। कब आई? आज सवेरे ही। अभी ठहरोगी? ठहरी कहाँ हो? जवाब ईरा देती है, मैं देख रही हूँ निशित बहुत बदल गया है, उसने कवियों की तरह बाल बढ़ा लिए हैं। यह क्यों? यह क्या शौक चढ़ाया है? उसका रंग स्याह पड़ गया है, वह दुबला भी हो गया है। विशेष बातचीत नहीं होती और हम लोग उठ पड़ते हैं। ईरा को मुन्नू की चिंता, मुन्नू जो ईरा का बच्चा है, की चिंता स्वयं घर पहुंचने को उतावली हो रही थी। काफ़ी हाउस से धर्मतला तक हम पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। काफ़ी हाउस से धर्मतला तक वह पैदल चलता हुआ हमारे साथ आता है। ईरा ही उससे बात कर रही है, मानो वह ही ईरा का ही मित्र हो। ईरा अपना पता समझा देती है और वह दूसरे दिन 9 बजे आने का वायदा करके चला जाता है। कितने बजे आने का? 9 बजे आने का, कि दूसरे दिन 9 बजे का आने का वादा करके चला जाता है। ईरा उसे सारा पता समझा देती है। बहुत ही कहानी है, यहाँ से बड़ी शानदार शुरुआत होने वाली है कहानी की, एक नया मोड़ लेने वाली है। पूरे 3 साल बाद निशित का यूं मिलना, न चाहकर भी, पूरे 3 साल बाद। कितने साल बाद? पूरे 3 साल बाद। हमारी एक और कहानी है जिसका नाम है पुरस्कार। जयशंकर प्रसाद की कहानी है पुरस्कार। उसमें भी पहली बार मुलाकात होती है। उसकी जो नायिका है, नायिका प्रधान, वो कहानी है मधुलिका। पुरस्कार कहानी है, नायिका उसकी मधुलिका है और नायिका प्रधान कहानी है, नायक उसका अरुण है। अरुण मधुलिका से पहली बार बिछड़ने के बाद दूसरी बार 3 वर्ष बाद ही मिलता है, और यहाँ भी 3 वर्ष बाद ही मिलता है और अचानक ही मिलता है। निशित का यूँ मिलना न चाहकर भी, वहाँ भी ये स्थिति होती है कि मधुलिका पहली बार प्यार से इनकार कर देती है, यहाँ पहली बार अरुण इनकार कर देता है, यहाँ ये निशित इनकार कर देता है और छोड़कर चला जाता है, ठीक है। और यहाँ क्या है कि दूसरी बार जैसे ही मधुलिका अरुण से मिलती है तो वह उससे स्नेह करने लग जाती है और अपने प्रेम का इजहार करने, और यहाँ वो नफरत करती है। लेकिन यहाँ भी जो है दीपा जो है वो निशित से प्रेम करने लग जाएगी। देखते हैं कैसे। निशित का यूँ मिलना न चाहकर भी जैसे सारा अतीत आंखों के सामने खुल जाता है। कितना दुबला हो गया है निशित, लगता है जैसे मन में कहीं कोई गहरी पीड़ा छिपाए बैठा है। मुझसे अलग होने का दुख तो नहीं साल रहा इसे, कल्पना चाहे कितनी ही मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली क्यों ना हो, पर मैं जानती हूँ यह झूठ है। यदि ऐसा ही था तो कौन उसे कहने गया था कि तुम इस संबंध को तोड़ दो? उसने अपनी इच्छा से ही तो यह सब किया था। एकाएक ही मेरा मन कटु हो उठता है। यही तो वह व्यक्ति है जिसने मुझे अपमानित करके सारी दुनिया के सामने छोड़ दिया था, महज उपहास का पात्र बनाकर। ओह क्यों नहीं,
क्यों नहीं मैंने उससे पहचानने से इनकार कर दिया। जब वह मेज के पास आकर खड़ा हुआ तो क्यों नहीं मैंने कह दिया कि माफ़ कीजिए, मैं आपको पहचानती नहीं। जरा उसका खिसियाना तो देखती, वह कल भी आएगा। सच, मुझे उसे साफ साफ मना कर देना चाहिए था कि मैं उसकी सूरत भी नहीं देखना चाहती, मैं उससे नफरत करती हूं। अच्छा है, आए कल मैं उसे बता दूंगी कि जल्दी ही मैं संजय से विवाह करने वाली हूं। यह भी बता दूंगी कि मैं पिछला सब कुछ भूल चुकी हूं। यह भी बता दूंगी कि मैं उसे घृणा करती हूं और उसे इस जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती। यह सब सोचने के साथ साथ जाने क्यों मेरे मन में यह बात भी उठ रही है कि 3 साल हो गए, अभी तक निशित का विवाह क्यों नहीं किया, निशित ने विवाह क्यों नहीं किया। करे न करे मुझे क्या वह आज भी मुझसे कुछ उम्मीद रखता है। मूर्ख कहीं का। संजय, मैंने तुमसे कितना कहा था कि तुम मेरे साथ चलो, पर तुम नहीं आए। इस समय जबकि मुझे तुम्हारी इतनी याद आ रही है, बताओ मैं क्या करूं। कलकत्ता, फिर कलकत्ता का ही वाक्य है। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी तक के लिए, याद रख लेना, बहुत अलग है। वर्तमान समय की जो रिश्वतखोरी चल रही है ना, जो पैसे देके, जैसे आरपीसी वाले तो भुक्तभोगी हैं, आप विद्यार्थी तो सबसे ज़्यादा इस बात से प्रताड़ित हैं। ठीक है ना, कि किस तरह से लोग पैसे देकर नौकरी लग जाते हैं, पेपर खरीद लेते हैं, और यहाँ तक कि हमारे आरपीसी वाले महाशय भी इसी में शामिल हो जाते हैं। कि मारवाड़ी में कहावत है कि जब बाड़ी खेत ने खान लाग जाए, जब फिर बाढ़ को खेत को कुंड रखवाड़ो है। तो वो बात है कि जब जो पेपर करवाने वाले हैं वही ये दलाली करने लग जाते हैं, तो फिर कौन रक्षा कर सकता है। तो ऐसे लोगों का तो भैया कोई दीनमान तो है नहीं। ठीक है ना, पता नहीं कौन सी दुनिया से आए हुए लोग हैं। मुझे लग रहा है इस संसार के अंदर अगर कोई लोक परलोक जैसी बात होती है और राक्षस और मानव और ईश्वर जैसी बात होती है, तो ये वही राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं जो न जाने कहाँ से आ गए हैं इंसानों की भेष पे। पहले जब, इन दिनों तो नहीं देखता हूँ मैं, पहले मैं देखा करता था, जो पौराणिक कथाएं हैं उनकी वीडियो देखा करता था, तो उसमें ऐसा हुआ करता था कि जो राक्षस हुआ करते थे वो भेष बदल कर आ जाते थे ब्राह्मण का। वैसे हम रामायण की भी बात करते हैं तो उसके अंदर भी रावण को हम देखते हैं कि वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके आता है। ठीक है ना, और बड़ी ही भावुक बातें करते हुए, ठीक है ना, और सीता की अच्छाइयों का लाभ उठाते हुए उसे लक्ष्मण रेखा से बाहर बुला लेता है और फिर उसको उठाकर ले जाता है। वो वही स्थिति आज के समाज की है कि लोग न जाने किस भेष में मिल जाए। ठीक है ना, जहाँ भी देखता हूँ क्या है वो, जो भी देखता हूँ 2-4 आदमी एक आदमी में होते हैं, 2-4 आदमी। तो वो बात है, एक आदमी नहीं है, यहाँ एक आदमी के अंदर 2-4 आदमी नज़र आते हैं, तो पता नहीं चलता कि वास्तव में ये आदमी कौन सा है। तो ये बस सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारों के साथ जो अत्याचार करते हैं उनका तो बेड़ा गर्क हो जाना चाहिए। बस भैया मेरी तरफ से तो मेरी तो यही बद्दुआ तो देंगे नहीं, ये दुआ है उनके लिए कि उनका बेड़ा गर्क हो जाए। जो इस तरह से, कितना मैं सोचता हूँ हम भी बेरोजगार रहे हैं, न जाने कैसे कैसे दिन देखे हैं, और ऐसे बेरोजगारों को भी देखा है कैसी परिस्थितियों से वो लोग गुजरते हैं, किस तरह से हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। फिर मैं वही पौराणिक बातें, पौराणिक ग्रंथ मेरे बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं। ठीक है, नास्तिक बंदा हूँ लेकिन पढ़े बहुत ज़्यादा हैं। तो उसमें मैं देखता था कि किस किस तरह से तपस्याएँ करते थे और तपस्याएँ भंग होती थी। तो मैंने देखा कि एक ही बार 2 बार तपस्या भंग होती थी, उसके बाद क्या है कि उनको वो फल मिल जाता था। लेकिन यहाँ स्थिति ये है कि तपस्या का कोई अंत ही नहीं है, तपस्या कभी खत्म होने का नाम नहीं ले रही, और जो तपस्या भंग करने वाले हैं वो भी कोई नाम ही नहीं ले रहे, और जिनकी हम तपस्या कर रहे हैं वही तपस्या भंग करने आ रहे हैं, वही हमारे पर अत्याचार कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर बड़ा मुश्किल है बेरोजगारों के साथ। और जो लोग बेरोजगारों के साथ इस तरह से कर रहे हैं, मैं तो ये बहुत बड़ा अन्याय समझता हूँ कि ऐसे लोगों का तो ईश्वर भी अगर कहीं है तो वो उनको तो कम से कम माफ़ नहीं करेगा। ठीक है ना, नौकरी पाना इतना मुश्किल है, इसका मुझे गुमान तक नहीं था। ईरा कहती है कि 150 की नौकरी, ईरा कहती है, याद रख लेना, ईरा वर्तमान व्यवस्था पर, ये उस समय की व्यवस्था चाहे आज की व्यवस्था हो, भयंकर करारा व्यंग्य है। 150 की नौकरी तक के लिए खुद मिनिस्टर सिफारिश करने पहुंच जाते हैं, फिर यह तो 300 का जॉब है।
निश्चित सवेरे से शाम तक इसी चक्कर में भटका है, यहाँ तक कि उसने अपने ऑफिस से भी छुट्टी ले ली थी। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह यह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? बार बार बहुत भयंकर विचारों का द्वंद्व चल रहा है, क्योंकि ये दीपा जो कहीं न कहीं उससे प्रेम करती थी, आज एक बार पुनः वो जो प्रेम है वो मतलब कहीं न कहीं उसका जो है प्रस्फुटन कह सकते हैं, ठीक है ना, वो पुनः अंकुरित होने लग गया है वो प्रेम जो है फिर से, और वो 4 दिन में ही एक विशाल काय वृक्ष का रूप ले लेगा, आप देखेंगे कैसे, और सिर्फ दीपा के हृदय में ही, ठीक है ना। तो बड़ा कोमल हृदय होता है स्त्री का। वह क्यों मेरे काम में इतनी दिलचस्पी ले रहा है? उसका परिचय बड़े बड़े लोगों में है और वह कहता है कि जैसे भी होगा वह यह काम मुझे दिलाकर ही मानेगा, पर आखिर क्यों? कल मैंने सोचा था कि अपने व्यवहार की रुखाई से मैं स्पष्ट कर दूंगी कि अब वह मेरे पास ना आए। 8:45 बजे के करीब जब मैं अपने टूटे हुए बाल फेंकने खिड़की पर गई तो देखा घर से थोड़ी दूर पर निशित टहल रहा है। वही लंबे बाल, कुर्ता पजामा, तो वह समय के पहले ही आ गया। संजय होता तो 11 बजे से पहले नहीं आता, समय पर पहुंचना तो वह जानता ही नहीं है। देखिए प्यार की ताकत देखिए, और पहले प्यार की ताकत देखिए कि किस तरह से, कहाँ तो संजय ही सब कुछ नज़र आ रहा था और अब उस संजय में कमियां नज़र आने लग गई है कि जब ज़रूरत थी तो सबसे बेटर वही था, और फिर अब प्यार क्या है, सच में अंधा ही होता है, ठीक है ना। वो यहाँ देख रहे हैं, संजय होता तो 11 बजे आता और वह 9 बजे से पहले ही आ गया है, लेकिन 9 बजे का समय दिया है तो वो 9 बजे ही अंदर आएगा, ठीक है ना। उसे यूं चक्कर काटते देख मेरा मन जाने कैसा हुआ है, और जब वह आया तो मैं चाहकर भी कटु नहीं हो सकी। मैंने उसे कलकत्ता आने का मकसद बताया तो लगा कि वह बड़ा प्रसन्न हुआ। वहीं बैठे बैठे फ़ोन करके उसने इस नौकरी के संबंध में सारी जानकारी प्राप्त कर ली, कैसे क्या करना होगा इसकी योजना भी बना डाली, और वहीं बैठे बैठे फ़ोन से ऑफिस में सूचना भी दे दी कि आज वह ऑफिस नहीं आएगा। विचित्र स्थिति मेरी हो रही थी। उसके इस अपनत्व भरे व्यवहार को मैं स्वीकार भी नहीं पाती थी, नकार भी नहीं पाती थी। सारा दिन मैं उसके साथ घूमती रही, पर काम की बात के अतिरिक्त उसने एक भी बात नहीं की। मैंने कई बार चाहा कि संजय की बात बता दूं, पर बता नहीं सकी। सोचा कहीं यह सब सुनकर वह दिलचस्पी लेना कम न कर दे। कहीं न कहीं स्वार्थ हावी हो रहा है, और ये ज़रूरी है। जो हमारे पुराने कवि थे उनकी यही खासियत थी कि वो हर चीज़ को वो जैसी है वैसी ही व्यक्त कर देते थे। मतलब साधारणतः मनुष्य, हम एक दूसरे को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, हम ये सोचते हैं कि हम एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन वास्तव में हम एक दूसरे को जानते नहीं है, क्योंकि हम जो अंदर की बातें हैं हमारी, जैसा हम सोचते हैं, बहुत से ऐसी चीज़ें हम सोचते हैं जो हम किसी को बता नहीं सकते, और लिखते तो हम है ही नहीं। जब हम बता नहीं सकते तो लिखते ना तो हमने है ही क्या, और जब हम लिखते नहीं है तो साधारणतः हम एक दूसरे को पूरी तरह से समझ ही नहीं पाते हैं, हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं, ठीक है। क्योंकि बनावटीपन, जहाँ हम बनावटीपन रखते हैं वहाँ क्या है कि हम खुद भूल जाते हैं कि वास्तव में हम क्या है। वो एक फिल्म आई है, फिल्म थी, उसके अंदर बताते हैं, वो कल परसों पढ़ रहा था मैं, कि किसी का रोल करना था और उस रोल में वह उतना घुस गया था कि कम से कम 6 महीने उस रोल से बाहर निकलने के लिए, उस कैरेक्टर से, उस चरित्र से बाहर निकलने के लिए उस अभिनेता को, ठीक है ना, तो कम से कम 6 माह का समय लगा था। 6 माह तक वह उस कैरेक्टर से, उस चरित्र से बाहर नहीं निकल पाया था, ठीक है ना। तो ऐसा होता है कि हम उसमें इस तरह से उस बनावटीपन में इतना घुस जाते हैं कि हमें पता ही नहीं होता कि हम क्या है और हमारा मतलब ओरिजिनल जो है वास्तु क्या है। तो उसी तरह से स्वार्थ जो है, देखो कहाँ प्रेम भी है, संजय से वो प्रेम कर रही है, फिर कहाँ निश्चित आ गया तो उसने वैसी की वैसी हकीकत बयान की है। और मनु भंडारी की तो बात ही क्या कहना, कि मनु भंडारी बचपन से ही इसकी बचपन की आती है। मनु भंडारी की एक वो कहानी भी है, कहानी नहीं है वो, एक कहानी यह है, बी का एक छोटा सा पार्ट है, शायद 12th या 11th क्लास में है, एक कहानी है बी का। तो उसके अंदर इसके पिताजी, मनु भंडारी के जो पिताजी हैं, वो कहते हैं कि यह जो एक बटियार खाना, वो रसोई को बटियार खाना कहते हैं कि ये एक बटियार खाना है जिसके अंदर एक लड़की की या एक स्त्री का जीवन जो है जलकर खाक हो जाता है। तो मनु भंडारी बचपन से क्रांतिकारी विचारों की थी, और जो लोग कहें कि ये नहीं कर सकता वो
वो किया करती थी, लड़कों से बढ़ चढ़कर आगे रहती थी। जो काम लड़के नहीं कर सकते वो काम मनु भंडारी किया करती थी। तो मनु भंडारी तो सच बोलने में पीछे हो ही नहीं सकती, ठीक है ना। तो देखते हैं, बिल बड़ी साफ गोई से व्यक्त किए हैं सभी के सभी भावों को, लेना कम न कर दे। उसके आज भर के प्रयत्नों से ही मुझे काफ़ी उम्मीद हो चली थी। यह नौकरी मेरे लिए कितनी आवश्यक है, मिल जाए तो संजय कितना प्रसन्न होगा। हमारे विवाहित जीवन के आरंभिक दिन कितने सुख में बीतेंगे। शाम को हम घर लौटते हैं, मैं उसे बैठने को कहती हूँ पर वह बैठता नहीं है, बस खड़ा ही रहता है। उसके चौड़े ललाट पर पसीने की बूंदें चमक रही है। अब देखो, पसीने की बूंदें चमक रही हैं। जब संजय आता है पहली बार, ठीक है ना, जब संजय पहली बार आता है पसीने की बूंदें चमक रही है, ठीक है ना। जब संजय पहली बार आता है इस कहानी में, तब उसके भी सांवले चेहरे पर पसीने की बूंदें छलक रही होती है। और दीपा कहती है कि अगर वह आज लेट ना आया होता और रोजाना की तरह होता तो मैं कब का ही उसका पसीना पहुँच देती, लेकिन आज बात कुछ हो रहा है क्योंकि वो लेट आया है और मैं उसे नाराज हूँ तो पसीना नहीं पहुँचती है। और यहाँ उसका मन करता है कि वह उसका पसीना पहुँच दे। पसीने की बूंदें चमक रही। एकाएक कि मुझे लगता है इस समय संजय होता तो मैं अपने आंचल से उसका पसीना पहुँच देती और वह क्या बिना बाहों में भरे, बिना प्यार किए यूं ही चला जाता। अच्छा तो चलता हूँ। यंत्र चालित से मेरे हाथ जुड़ जाते हैं, वह लौट पड़ता है और मैं ठगी सी देखती रहती हूँ। यहाँ वे फूल नहीं है तो बड़ा सूना सूना सा लग रहा है। सोते समय मेरी आदत है कि मैं संजय के लाए हुए फूलों को निहारती रहती हूँ। पता नहीं संजय तुम इस समय क्या कर रहे हो। 3 दिन हो गए, किसी ने बाहों में भरकर प्यार तक नहीं किया। 3 दिन हो चुके हैं अभी तक। कलकत्ता, फिर कलकत्ता की ही बात चल रही है। आज सवेरे मेरा इंटरव्यू हो गया। मैं शायद बहुत नर्वस हो गई थी और जैसे उत्तर मुझे देने चाहिए वैसे नहीं दे पाई, पर निशित ने आकर बताया कि मेरा चुना जाना करीब करीब तय ही हो गया है। मैं जानती हूँ सब निशित की वजह से ही हुआ है। ढलते सूरज की धूप निशित की बाएं गाल पर पड़ रही थी और सामने बैठा निशित इतने दिन बाद एक बार फिर मुझे बड़ा प्यारा सा लगा। मैंने देखा मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों से, याद रख लेना ये बात आ सकती है, मुझसे ज़्यादा वह प्रसन्न है। वह कभी किसी का एहसान नहीं लेता, पर मेरी खातिर उसने न जाने कितने लोगों का एहसान लिया। अब ये वाक्य आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद ये संजय हो सकता है। ऐसा वाक्य आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि शायद संजय हो सकता है, तो ये संजय का नहीं है। किसने एहसान लिया था, आपको कहानी याद रखनी है। किसने एहसान लिया था? एहसान लिया था निशित ने। निशित ने किस बात का एहसान लिया था? निशित ने इस बात का एहसान लिया था कि वह दीपा को किसी भी स्थिति में नौकरी दिलाना चाहता था और नौकरी दिलाने के लिए उसने लोगों को फ़ोन किए थे और उनका एहसान लिया था। आखिर क्यों? क्या वह चाहता है, क्या वह चाहता है कि मैं कलकत्ता आकर रहूं उसके साथ? उसके पास एक अजीब सी पुलक मेरे तन मन सिहर उठती है। पुलक से मेरा तन मन सिहर उठता है। वह ऐसा क्यों चाहता है? उसका ऐसा चाहना बहुत गलत है, बहुत अनुचित है। मैं अपने मन को समझाती हूँ, ऐसा कोई बात नहीं है। शायद वह केवल मेरे प्रति किए गए अपने अन्याय का प्रतिकार करने के लिए यह सब कर रहा है। पर क्या वह समझता है कि उसकी मदद से नौकरी पाकर मैं उसे क्षमा कर दूंगी या जो कुछ उसने किया है उसे भूल जाऊंगी? असंभव। मैं कल ही उसे संजय की बात बता दूंगी। आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। वो इतना सोच रही है, तभी वो उसके मन में हर समय एक द्वंद्व चलता रहता है संजय को लेकर और निशित को लेकर। और उसी द्वंद्व के बीच में निशित कहता है कि आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए, आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। काम की बात के अलावा यह पहला वाक्य है, मैं उसके मुंह से सुनती हूँ। काम की बात के अलावा किसके मुंह से? निशित के मुंह से। किसके मुंह से? निशित के मुंह से। कौन सा पहला वाक्य?
आज तो इस खुशी में पार्टी हो जाए। मैं इरा की ओर देखती हूँ, वह प्रस्ताव का समर्थन करके भी मुन्नू की तबीयत का बहाना लेकर अपने को काट लेती है। अकेले जाना मुझे कुछ अटपटा सा लगता है। अभी तक तो काम का बहाना लेकर घूम रही थी, पर अब फिर भी मैं मना नहीं कर पाती। अंदर जाकर तैयार होती हूँ। मुझे याद आता है निशित को नीला रंग बहुत पसंद है। नीला रंग किसको पसंद था भैया? निशित को नीला रंग बड़ा पसंद था। नीला रंग बहुत पसंद था किसको? निशित को। मैं नीली साड़ी ही पहनती हूँ, बड़े चाव और सतर्कता से अपना प्रसाधन करती हूँ, बड़ी तैयार होती हूँ, ठीक है ना। और बार बार अपने को टोकती भी जाती हूँ, किसको रिझाने के लिए यह सब हो रहा है? क्या यह निरा पागलपन नहीं है? सीढ़ियों पर निशित हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, इस साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। नीली साड़ी में तुम बहुत सुंदर लग रही हो। कौन कहता है ऐसा? ऐसा निशित कहता है, याद रख लेना, ठीक है ना। क्योंकि संजय तो कभी ऐसा कहता ही नहीं था कि तुम आज बहुत सुंदर लग रही हो, तुमने आज कपड़े अच्छे पहने हैं, तुमने आज साड़ी अच्छी पहनी है, तुमने आज बाल अच्छे बनाए हैं। दीपा चाहती थी कि संजय ऐसा कहे, लेकिन संजय ने ऐसा कभी नहीं कहा था। मेरा चेहरा तमतमा जाता है, कनपटियां सुर्ख हो जाती हैं। मैं सचमुच ही इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। इस वाक्य के लिए तैयार नहीं थी। यह सदा चुप रहने वाला निशित बोला भी तो ऐसी बात। मुझे ऐसी बातें सुनने की जरा भी आदत नहीं है। संजय कभी मेरे कपड़ों के बारे में मेरे कपड़ों पर ध्यान देता है। संजय कभी मेरे कपड़ों पर ध्यान नहीं देता है, न ऐसी बातें करता है, जबकि उसे पूरा अधिकार है और यह बिना अधिकार के ऐसी बातें करे। संजय को पूरा अधिकार है कि वह मेरे कपड़ों पर ध्यान दे और मेरे कपड़ों के बारे में कहे, मेरी सुंदरता के बारे में कहे, लेकिन वह कभी ध्यान नहीं देता और कभी कहता भी नहीं है। और यहाँ निशित को इसका कोई अधिकार नहीं है, लेकिन फिर भी कह रहा है। पर जाने क्या है कि मैं उस पर नाराज नहीं हो पाती हूं, बल्कि एक पुलक में सिहरन महसूस करती हूँ। सच, संजय के मुंह से ऐसा वाक्य सुनने को मेरा मन तरसता रहता है, पर उसने कभी ऐसी बात नहीं की। पिछले 2.5 साल से संजय के साथ रह रही हूँ। अब ये भी याद रख लेना, संजय के साथ कितने सालों से रह रही है? पिछले 2.5 साल से, ठीक है ना। और निशित को छोड़े कितने माह हो गए थे, कितने महीने, कितने वर्ष हो गए थे? 3 वर्ष, ठीक है ना। निशित को छोड़े 3 वर्ष हो गए थे और संजय के साथ 2.5 वर्ष से रह रही है। रोज ही शाम को हम घूमने जाते हैं। कितनी ही बार मैंने श्रृंगार किया, अच्छे कपड़े पहने, पर प्रशंसा का एक शब्द भी उसके मुंह से नहीं सुना। इन बातों पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। वह देख कर भी जैसे यह सब नहीं देख पाता। इस वाक्य को सुनने के लिए तरसता हुआ मेरा मन जैसे रस से नहा जाता है। पर निशित ने यह बात क्यों कही? उसे क्या अधिकार है? क्या सचमुच ही उसे अधिकार नहीं है? नहीं है। जाने कैसी मजबूरी है, कैसी व्यवस्था है कि मैं इस बात का जवाब नहीं दे पाती हूँ। निश्चयात्मक दृढ़ता से नहीं कह पाती कि साथ चलते इस व्यक्ति को सचमुच ही मेरे विषय में ऐसी अवांछित बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। हम दोनों टैक्सी में बैठते हैं। मैं सोचती हूँ आज मैं इसे संजय की बात बता दूंगी। स्काई रूम, निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है, भी स्काई रूम चलना है। वो जा रहे हैं स्काई रूम देखने के लिए। निशित टैक्सी वाले को आदेश देता है। टोन की घंटी के साथ मीटर डाउन होता है और टैक्सी हवा से बातें करने लगती है। निशित बहुत सतर्कता से कोने में बैठा है, बीच में इतनी जगह छोड़कर कि यदि हिचकोला खाकर भी टैक्सी रुके तो हमारा स्पर्श न हो। हवा के झोंके से मेरी रेशमी साड़ी का पल्लू उसके समूचे बदन को स्पर्श करता हुआ उसकी गोद में पड़कर फरफराता है। वह उसे हटाता नहीं है। मुझे लगता है वह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस में भिगो रहा है। यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूँ। चाहकर भी मैं संजय की बात नहीं कह पाती। अपनी इस व्यवस्था पर मुझे खींच भी आती है, पर मेरा मुँह है
कि खुलता ही नहीं। मुझे लगता है कि मैं जैसे कोई बहुत बड़ा अपराध कर रही हूँ, पर फिर भी मैं नहीं कह सकती। यह निश्चित कुछ बोलता क्यों नहीं। उसका यों कोने में दुबक कर निर्विकार भाव से बैठे रहना मुझे कतई अच्छा नहीं लगता। एकाएक मुझे संजय की याद आने लगती है। इस समय वह यहाँ होता तो उसका हाथ मेरी कमर में लिपटा होता। यो सड़क पर ऐसी हरकतें मुझे स्वयं पसंद नहीं, पर आज जाने क्यों किसी की बाहों की लपेट के लिए मेरा मन ललक उठता है। मैं जानती हूं कि जब निश्चित बगल में बैठा हो उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी उस समय ऐसी इच्छा करना या ऐसी बात सोचना भी कितना अनुचित है। पर मैं क्या करूं, जितनी द्रुत गति से टैक्सी चली जा रही है, मुझे लगता है उतनी ही द्रुत गति से मैं भी बही जा रही हूं अनुचित अवांछित दिशाओं की ओर। मैं भी बही जा रही हूं अनुचित और अवांछित दिशाओं की ओर। एक बार फिर से उसका मन जो है निश्चित के प्रेम में बहने लगा है। टैक्सी झटका खाकर रुकती है तो मेरी चेतना लौटती है। मैं झट से दाहिनी ओर का फाटक खोलकर कुछ इस हड़बड़ी से उतर पड़ती हूं मानो अंदर निश्चित मेरे साथ कोई बदतमीजी कर रहा हो। अजी इधर से नहीं उतरना चाहिए कभी। याद रख लेना, टैक्सी वाले का वाक्य है। टैक्सी वाला कहता है तो अपनी गलती का भान होता है। उधर निश्चित खड़ा है, इधर मैं, बीच में टैक्सी। पैसे लेकर टैक्सी चली जाती है तो हम दोनों एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं। एकाएक ही मुझे ख्याल आता है कि टैक्सी के पैसे आज मुझे देने चाहिए, पर अब क्या हो सकता है। चुपचाप हम दोनों अंदर जाते हैं। आसपास बहुत कुछ है, चहल पहल, रोशनी, रौनक, पर मेरे लिए जैसे सबका अस्तित्व ही मिट जाता है। मैं अपने को सबकी नज़रों से ऐसे बचाकर चलती हूँ मानो मैंने कोई अपराध कर डाला हो, मानो कोई मुझे पकड़ न ले। क्या सचमुच ही मुझसे कोई अपराध हो गया है। आमने सामने हम दोनों बैठ जाते हैं। मैं होस्ट हूँ, फिर भी उसका पार्ट वही अदा कर रहा है, वही ऑर्डर देता है। बाहर की हलचल और उससे भी अधिक मन की हलचल में से अपने को खोया खोया सा महसूस करती हूँ। हम दोनों के सामने बेरा कोल्ड कॉफ़ी के गिलास और खाने का कुछ सामान रख जाता है। मुझे बार बार लगता है कि निश्चित कुछ कहना चाह रहा है। मैं उसके होठों की धड़कन तक महसूस करती हूँ। वह जल्दी से कॉफ़ी का स्ट्रॉ मुंह में लगा लेता है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। किसका कथन है ये? दीपा का कथन है। किसके लिए? निश्चित के लिए। याद रख लेना, अलग से है। मूर्ख कहीं का, वह सोचता है मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस समय वह क्या सोच रहा है। आप बाद में कहीं कन्फ्यूज ना हो जाए, क्योंकि मूर्ख जैसा शब्द वह निश्चित के लिए प्रयोग में नहीं कर सकती। संजय के लिए तो फिर ही कर सकती है, क्योंकि वह उसका एक प्रेमी भी है, उससे विवाह भी करना चाह रही है और वह उसका दोस्त भी है। लेकिन संजय के लिए फिलहाल, निश्चित के लिए वह ऐसा वाक्य नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा वह केवल सोच रही है, ऐसा वह केवल सोच रही है। तो सोच में वह इस प्रकार का वाक्य प्रयोग कर सकती है। याद रख लेना। 3 दिन साथ रहकर भी हमने उस प्रसंग को नहीं छेड़ा। शायद नौकरी की बात ही हमारे दिमागों पर छाई हुई थी। आज अवश्य ही वह बात आएगी। यह कितना अस्वाभाविक है, पर नहीं, स्वाभाविक शायद यही है।
3 साल पहले जो अध्याय सदा के लिए बंद हो गया उसे उलट कर देखने का साहस शायद हम दोनों में से किसी में नहीं है। जो संबंध टूट गए, अब उन पर कौन बात करे। नहीं करूंगी, पर उसे तो करनी चाहिए, तोड़ा उसने था, बात वहीं आरंभ करे। मैं क्यों करूं और मुझे क्या पड़ी है, मैं तो जल्दी ही संजय से विवाह करने वाली हूं। क्यों नहीं मैं इसे अभी संजय की बात बता देती, पर जाने कैसी व्यवस्था है, जाने कैसा मोह है कि मैं मुंह नहीं खोल पाती। एकाएक मुझे लगता है जैसे उसने कुछ कहा। आपने कुछ कहा? नहीं तो मैं खिसिया जाती हूं। फिर वही मौन। खाने में मेरा जरा भी मन नहीं लग रहा है, मैं यंत्र चालित सी खा रही हूं। शायद वह भी ऐसे ही खा रहा है। मुझे फिर लगता है कि उसके होंठ फड़क रहे हैं और स्ट्रो पकड़े हुए उंगलियां कांप रही है। मैं जानती हूं वह पूछना चाहता है, दीपा तुमने मुझे माफ तो कर दिया ना। वह पूछ ही क्यों नहीं लेता? मान लो यदि पूछ ही ले तो क्या मैं कह सकूंगी कि मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं कर सकती? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मैं तुम्हारे साथ घूम फिर ली या कॉफ़ी पी ली तो यह मत समझो कि मैंने तुम्हें तुम्हारे विश्वासघात की बात को भुला दिया है। भूल गई हूं और एकाएक ही पिछला सब कुछ मेरी आंखों के आगे तैरने लगता है। पर यह क्या? उस अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं आई? पर यह क्या? हम ऐसा कह सकते हैं, वह अपमान जनित पीड़ा, क्रोध और कटुता क्यों नहीं याद आती? मेरे सामने पटना में गुजारी सुहानी संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर आते हैं, जब घंटा समीप बैठे मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे। मतलब जैसे ही वह सोचती है, पुरानी बातें याद करती हैं, तो क्रोध, पीड़ा, जो उसने दर्द सहन किया था वो कुछ भी याद नहीं आ रहा उसे। तो वो सारे बातें याद आ रही है जब वह निशित के साथ पटना में, ठीक है ना, चांदनी रातों में बैठा करती थी, वो सारी बातें याद आने लगी हैं, ठीक है ना। संध्याओं और चांदनी रातों के वे चित्र उभर आते हैं, जब घंटा समीप बैठे मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। आपने क्या करना है कि जो शुरुआत में संजय के साथ थोड़ी सी बातें हैं ना, वो याद रख लेनी है, क्योंकि वो बातें अलग हैं और ये बातें अलग हैं। वो दोनों बैठते हैं किस तरह से, वो थोड़ा सा है। और इस प्रकार के अधिक प्रेम से युक्त जो बातें हैं वो सिर्फ निशित के साथ ही हैं। बैठा करते थे की बात इसी के साथ आएगी। गुजारी सुहानी संध्या और चांदनी रातों के विचित्र उभर आते हैं, जब घंटों समीप बैठे मौन भाव से एक दूसरे को निहारा करते थे, बिना स्पर्श किए भी जाने कैसी मादकता तन मन को विभोर किए रहती थी, जाने कैसी तन्मयता में हम डूबे रहते थे। एक विचित्र सी स्वप्निल दुनिया में मैं कुछ बोलना भी चाहती तो वह मेरे मुंह पर अंगुली रखकर कहता, आत्मीयता के ये क्षण अनकने ही रहने दो दीप। महत्वपूर्ण है, ध्यान लगा लेना। आज भी तो हम मौन हैं, एक दूसरे के निकट ही हैं। क्या आज भी हम आज भी हम में आत्मीयता नहीं, पर कॉफ़ी सिप करने के अतिरिक्त मैं कुछ नहीं कर पाती। उन्हीं क्षणों में गुजर रहे हैं, मैं अपनी सारी शक्ति लगाकर चीख पड़ना चाहती हूँ। मेरा यह विरोध हृदय की न जाने कौन सी अतल गहराइयों में डूब जाता है। निश्चित मुझे बिल नहीं देने देता। एक विचित्र सी भावना मेरे मन में उठती है कि छीना झपटी में किसी तरह मेरा हाथ उसके हाथ से छूट जाए, मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को छू जाए, मेरा हाथ उसके हाथ से छू जाए, मैं अपने स्पर्श से उसके मन के तारों को झंझना देना चाहती हूँ, पर वैसा अवसर नहीं आता। बिल वही देता है। मुझसे तो विरोध भी नहीं किया जाता। मन में प्रचंड तूफान, पर फिर भी निर्विकार भाव से मैं टैक्सी में आकर बैठती हूँ। फिर वही मौन, वही दूर पर जाने क्या है कि मुझे लगता है कि निश्चित मेरे बहुत निकट आ गया है, बहुत ही निकट। बार बार मेरा मन करता है
कि क्यों नहीं निशित मेरा हाथ पकड़ लेता, क्यों नहीं मेरे कंधे पर हाथ रख देता। मैं जरा भी बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी नहीं, पर वह कुछ भी नहीं करता। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए ही सोना चाहती हूं, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। सोते समय रोज की तरह मैं आज भी संजय का ध्यान करते हुए सोना चाहती हूं, पर निश्चित है कि बार बार संजय की आकृति को हटाकर स्वयं आ खड़ा होता है। कलकत्ता। अपनी मजबूरी पर खींच जाती हूं। आज कितना अच्छा मौका था सारी बात बता देने का, पर मैं जाने कहां भटकी थी कि कुछ भी नहीं बता पाई। शाम को मुझे निश्चित अपने साथ लेक ले गया। पानी के किनारे हम घास पर बैठ गए। कुछ दूर पर काफ़ी भीड़ भाड़ और चहल पहल थी, पर यह स्थान अपेक्षाकृत शांत था। सामने लेक के पानी में छोटी छोटी लहरें उठ रही है। चारों ओर से वातावरण का कुछ विचित्र सा भाव मन पर पड़ रहा है। अब तो तुम यहाँ आ जाओगी मेरी ओर देखकर उसने कहा। हाँ, नौकरी के बाद क्या इरादा है? मैंने देखा उसकी आंखों में कुछ जानने की आतुरता फैलती जा रही है, शायद कुछ कहने की भी। मुझ में कुछ जानकर वह अपनी बात कहेगा। कुछ नहीं, जाने क्यों मैं यह कह गई कि कुछ नहीं। नौकरी के बाद क्या इरादा है तो क्या कहा? कुछ नहीं। जाने क्यों मैं यह कह गई, कोई है जो मुझे कचोटे डाल रहा है। क्यों नहीं मैं बता देती कि नौकरी के बाद मैं संजय से विवाह करूंगी। मैं संजय से प्रेम करती हूँ, वह भी मुझसे प्रेम करता है। वह बहुत अच्छा है, बहुत ही। वह मुझे तुम्हारी तरह धोखा नहीं देगा, पर मैं कुछ भी तो नहीं कह पाती। अपनी इस बेबसी पर मेरी आंखें छलछला आती हैं। मैं दूसरी ओर मुँह फेर लेती हूँ। तुम्हारे यहाँ आने से मैं बहुत खुश हूँ। मेरी सांस जहाँ की तहाँ रुक जाती है, आगे के शब्द सुनने के लिए, पर शब्द नहीं आते। बड़ी कातुर, करुण और यातना भरी दृष्टि से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ कि तुम कह क्यों नहीं देते निश्चित कि आज भी तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे सदा अपने पास रखना चाहते हो। जो कुछ हो गया है उसे भूलकर तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो। कह दो निश्चित, कह दो। यह सुनने के लिए मेरा मन अकुला रहा है, छटपटा रहा है। मैं बुरा नहीं मानूंगी, जरा भी बुरा नहीं मानूंगी। मान ही कैसे सकती हूँ निश्चित, इतना सब हो जाने के बाद भी शायद मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, शायद नहीं, सचमुच ही मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं जानती हूँ तुम कुछ नहीं कहोगे, सदा के ही मितभाषी जो हो, फिर भी कुछ सुनने की आतुरता लिए मैं तुम्हारी तरफ देखती रहती हूँ। पर तुम्हारी नज़र तो लेक के पानी पर जमी हुई है, शांत, मौन। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे भले ही रह जाएं, पर अनबुझे नहीं रह सकते। तुम चाहे न कहो, पर मैं जानती हूँ तुम आज भी मुझे प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो। मेरे कलकत्ता आ जाने के बाद इस टूटे संबंध को फिर से जोड़ने की बात ही तुम इस समय सोच रहे हो। तुम आज भी मुझे अपना ही समझते हो। तुम जानते हो आज भी दीपा तुम्हारी है, और मैं लगता है इस प्रश्न का उत्तर देने का साहस मुझ में नहीं है। मुझे डर है कि जिस आधार पर मैं तुमसे नफरत करती थी, उसी आधार पर कहीं मुझे अपने से नफरत न करनी पड़े। लगता है रात आधी से भी अधिक ढल गई है। कानपुर। अब कानपुर का आ गया भैया। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निश्चित की आवश्यकता मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था कि तुम स्टेशन मत आना। अब वह कानपुर में है, लेकिन सोच रही है कलकत्ता के बारे में कि वहाँ क्या हुआ था। मन में उत्कट अभिलाषा होते हुए भी निश्चित की आवश्यक मीटिंग की बात सुनकर मैंने कह दिया था आ गया ना, तुम स्टेशन मत आना। ईरा आई थी, याद रख लेना। ये कहाँ का है? कानपुर का है। वो कानपुर में है, लेकिन बात कहाँ चल रही है? कलकत्ता की। तो कलकत्ता में आते वक्त जो हुआ था वो वहाँ लिख रही है। ईरा आई थी, पर गाड़ी पर बिठाकर ही चली गई, या कहूँ कि मैंने ज़बरदस्ती ही उसे भेज दिया। मैं जानती थी कि लाख मना करने पर भी निश्चित आएगा, और विदा के उन अंतिम क्षणों में मैं उसके साथ अकेला ही रहना चाहती थी। मन में एक दबी सी आशा थी कि चलते समय ही शायद वह कुछ कह दे। गाड़ी चलने में जब 10 मिनट रह गए तो देखा बड़ी व्यग्रता से डिब्बों में झांकता। 10 मिनट, अभी भी 10 मिनट पड़े थे गाड़ी चलने में। डिब्बों में झांकता झांकता निश्चित आ रहा था। पागल, उसे इतना तो समझना चाहिए कि उसकी प्रतीक्षा में मैं यहाँ बाहर ही खड़ी हूँ। मैं दौड़कर उसके पास जाती हूँ। आप क्यों आए? पर मुझे उसका आना बड़ा अच्छा लगता है। वह बहुत
थका हुआ लग रहा है, शायद सारा दिन बहुत व्यस्त रहा और दौड़ता दौड़ता मुझे सी ऑफ करने यहाँ आ पहुँचा। मन करता है कुछ ऐसा करूं जिससे इसकी सारी थकान दूर हो जाए, पर क्या करूं, हम डिब्बे के पास आ जाते हैं। जगह अच्छी मिल गई, वह अंदर झांकते हुए पूछता है, हाँ पानी वानी तो है। बिस्तर फैला लिया। मैं खींच पड़ती हूँ। वह शायद समझ जाता है, सो चुप हो जाता है। हम दोनों एक क्षण को एक दूसरे की ओर देखते हैं। मैं उसकी आंखों में विचित्र सी छाएं देखती हूँ, मानो कुछ है जो उसके मन में घुट रहा है, उसे मथ रहा है, पर वह कह नहीं पा रहा। वह क्यों नहीं कह देता, क्यों नहीं अपने मन के इस घुटन को हल्का कर लेता। आज भीड़ विशेष नहीं है। चारों ओर नजर डालकर वह कहता है। मैं भी एक बार चारों ओर देख लेती हूँ, पर नज़र मेरी बार बार घड़ी पर ही जा रही है। जैसे जैसे समय सरक रहा है, मेरा मन किसी गहरे अवसाद में डूब रहा है। मुझे कभी उस पर दया आती है तो कभी खींच। गाड़ी चलने में केवल 3 मिनट रह गए हैं। एक बार फिर हमारी नज़रें मिलती है। ऊपर चढ़ जाओ, अब गाड़ी चलने वाली है। बड़ी असहाय सी नज़र से मैं उसे देखती हूँ, मानो कह रही हूँ तुम ही चढ़ा दो, और फिर धीरे धीरे चढ़ जाती हूँ। दरवाजे पर मैं खड़ी हूँ और वह नीचे प्लेटफार्म पर जाकर पहुँच की खबर देना। जैसे ही मुझे इधर कुछ निश्चित रूप से मालूम होगा मैं तुम्हें सूचना दूंगा। ऐसा कौन कहता है? निश्चित कह रहा है। मैं कुछ बोलती नहीं, बस उसे देखती रहती हूँ। सिटी, हरी झंडी, फिर सिटी। मेरी आंखें छलछला आती हैं। किसकी आंखें छलछला आती है? दीपा की। गाड़ी एक हल्के से झटके के साथ सरकने लगती है। वह गाड़ी के साथ कदम आगे बढ़ाता है और मेरे हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देता है। मेरा रोम रोम सिहर उठता है। मन करता है चिल्ला पड़ूं। मैं सब समझ गई निशित, सब समझ गई। जो कुछ तुम इन 4 दिनों में नहीं कह पाए, वह तुम्हारे इस क्षणिक स्पर्श ने कह दिया। विश्वास करो, यदि तुम मेरे हो तो मैं भी तुम्हारी हूँ, केवल तुम्हारी, एकमात्र तुम्हारी। पर मैं कुछ कह नहीं पाती, बस साथ चलते निशित को देखती भर रहती हूँ। गाड़ी के गति पकड़ते ही वह हाथ को जरा सा दबाकर छोड़ देता है। मेरी छलछलाई आंखें मूंद जाती है। मुझे लगता है यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है। यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। याद रख लेना, यही चीज़ें सबसे अंत में आएगी कहानी में, तब वह संजय के लिए कहेगी, यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। यह स्पर्श, यह सुख, यह क्षण ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। अपने को भूलने का, भरमाने का, छलने का असफल प्रयास है। आंसू भरी आंखों से मैं प्लेटफार्म को पीछे छूटता हुआ देखती हूँ। सारी आकृतियां धुंधली सी दिखाई देती है। असंख्य हिलते हुए हाथों के बीच निशित के उस हाथ को जिसने उस हाथ को जिसने मेरा हाथ पकड़ा था, ढूंढने का असफल प्रयास करती हूँ। गाड़ी प्लेटफार्म को पार कर जाती है और दूर दूर तक कलकत्ता की जगमगाती बत्तियां दिखाई देती है। धीरे धीरे वे सब भी दूर होती जाती है, पीछे छूटती जाती है। मुझे लगता है यह दैत्याकार ट्रेन मुझे मेरे अपने घर से कहीं दूर दूर ले जा रही है, अनदेखी अनजानी राहों में गुमराह करने के लिए, भटकाने के लिए। बोझिल मन से मैं अपने फैलाए हुए बिस्तर पर लेट जाती हूँ। आंखें बंद करते ही सबसे पहले मेरे सामने संजय का चित्र उभरता है। कानपुर जाकर मैं उससे क्या कहूँगी? इतने दिनों तक उसे छलती आई, अपने को छलती आई, पर अब नहीं। मैं उसे सारी बात समझा दूंगी। कहूँगी, संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी। संजय, जिस संबंध को टूटा हुआ जानकर मैं भूल चुकी थी, उसकी जड़ हृदय की किन अतल गहराइयों में जमी हुई थी, इसका एहसास कलकत्ता में निशित से मिलकर हुआ। बेचारा संजय, उसको तो एहसास ही नहीं होगा। ठीक है। याद आता है तुम निशित को लेकर सदैव ही संदिग्ध रहे थे, पर तब मैं तुम्हें ईर्ष्यालु समझती थी। आज स्वीकार करती हूं कि तुम जीते, मैं हारी। सिर्फ इतनी सी बात है क्या? सच मानना संजय, 2.5 साल से मैं स्वयं
भ्रम में थी और तुम्हें भी भ्रम में डाल रखा था, पर आज भ्रम के छलना के सारे ही जाल छिन्न भिन्न हो गए। क्या बात है, हैं? एक मतलब धोखा खाने के बाद फिर किसी को धोखा देने का इरादा है। जो व्यक्ति स्वयं धोखा खा ले उसे तो कम से कम समझना चाहिए, लेकिन नहीं, ये वास्तविक भावनाएं हैं भैया। मनु भंडारी ही व्यक्त कर सकती है, हर किसी के बस की बात नहीं है सच्चाई व्यक्त कर देना। मैं आज भी निशित को प्यार करती हूँ, और यह जानने के बाद एक दिन भी तुम्हारे साथ और छल करने का दुस्साहस कैसे करूँ। 2.5 साल कर लिया है, काफ़ी है। आज पहली बार मैंने अपने संबंधों का विश्लेषण किया तो जैसे सब कुछ स्पष्ट हो गया, और जब मेरे सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया है तो तुमसे भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूँ तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज तो लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। वाह, सामने सब कुछ स्पष्ट हो गया तो तुमसे भी नहीं छिपाऊंगी। तुम्हारे सामने मैं चाहूं तो भी झूठ नहीं बोल सकती। आज लग रहा है तुम्हारे प्रति मेरे मन में जो भी भावना है वह प्यार की नहीं, केवल कृतज्ञता की है। तुमने मुझे उस समय सहारा दिया था जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी। जब अपने पिता और निशित को खोकर मैं चूर चूर हो चुकी थी, सारा संसार मुझे वीरान नजर आने लगा था। उस समय तुमने अपने स्नेह स्पर्श से मुझे जिला दिया था। मेरा मुरझाया मरा मन हरा उठा, मैं कृतकृत्य हो उठी और समझने लगी कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। पर प्यार की बेसुध घड़ियाँ, वे विभोर क्षण, तन्मयता के वे पल जहाँ शब्द चूक जाते हैं, हमारे जीवन में कभी नहीं आए। तुम ही बताओ, आए कभी? तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। तुम्हारे असंख्य आलिंगनों और चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। इस पत्रात्मक शैली में लिखे हुए, डायरी शैली है सर ये, इस डायरी शैली में लिखी हुई कहानी को किस प्रकार से उस फिल्म में दर्शाया गया होगा, मतलब आप तो मत देखना, 3 घंटे की फिल्म होगी, समय बर्बाद हो जाएगा। मैं तो देखूंगा। इस कहानी को देखकर मुझे याद आने लग गया है कि मेरा एक दोस्त था और किसी, मुझे लग रहा है किसी कहानीकार की, कोई महिला कहानीकार ही रही होंगी, तो कहानीकार की कुछ पंक्तियाँ थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि लड़कियों को या महिलाओं को, चल छोड़ो, चुंबनों के बीच भी एक क्षण के लिए भी तो मैंने कभी तन मन की शुद्ध बिसरा देने वाली पुलक या मादकता का अनुभव नहीं किया। सोचती हूँ, निशित के चले जाने के बाद मेरे जीवन में एक विराट शून्यता आ गई थी, एक खोखलापन आ गया था। तुमने उसकी पूर्ति की, तुम पूरक थे, मैं गलती से तुम्हें प्रियतम समझ बैठी। कहानी की नायिका भैया वही बात है घूम फिर कर जो पुरस्कार में थी कि जो सहारा बना है उसी की ही बलि दे दी जाए। पुरस्कार कहानी में भी यही होता है, और वैसे प्राचीन समय से भी ऐसा अपन पढ़ते भी आए हैं, ठीक है ना, कि युद्ध जो होते आए हैं, बड़े बड़े युद्ध महिलाओं के लिए होते आए हैं। तो मैं महिलाओं का विरोधी नहीं हूँ, इसमें गलती पुरुष की है कि वो युद्ध करते ही क्यों है महिलाओं के लिए, ठीक है। तो पुरस्कार कहानी पढ़ी, उसमें क्या होता है कि अरुण जो है उससे मांगने आता है कि भी अगर तुम इस असहाय अवस्था में हो तो मैं तुम्हें अच्छी अवस्था में पहुंचा दूंगा, ठीक है ना, मतलब तुम्हें इस नरक से निकाल कर तुम्हें रानी बना दूंगा, ठीक है ना। और वह उससे हाँ करती है कि हाँ ठीक है, तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। अब उस अरुण को वह प्रेम करती है और फिर उसके साथ क्या है कि उसको कहती है कि तुम मतलब इस जगह से इस तरह से आक्रमण कर सकते हो, और फिर जाकर सेना को बता देती है कि अरुण वहाँ से आक्रमण कर रहा है, ठीक है ना। मतलब देश प्रेम, तुम्हारा देश प्रेम है तो तुम्हारे लिए है, हमारे देश प्रेम के लिए देश प्रेम मेरा है और बलि किसी और की दी जा रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं उचित नज़र नहीं आता है कि अरुण की बलि अरुण की दी जा रही है, देश प्रेम मैं कर, देश प्रेम मेरा है, मैं अपने देश प्रेम के लिए बलि किसी और की दे दूँ।
वो जाल में फंसाकर बलि दे दूं। मतलब वो वहाँ आक्रमण थोड़ी कर रहा था, वो तो उसके माध्यम से उसी ने कहा कि हाँ ठीक है कर सकते, उसी ने रास्ता दिया सारा को। उसको कहा, वो मारवाड़ी में कहा था हमारा चोर ने का लाग और साहूकार ने का जाग, ठीक है नहीं। तो अभी उसको कहा और फिर आखिर में फिर से एक बार प्रेम को दिखाया गया है कि हाँ मैं प्रेम करती हूँ। तो कहती है कि मुझे प्राणदंड चाहिए, ठीक है ना। तो कौन देगा ऐसे प्राणदंड? कहानी तो खत्म हो जाती है, पर प्राणदंड कौन देगा उसको? जिसने एक राज्य की जान बचाई है, क्या राजा उसे प्राणदंड देंगे? नहीं देंगे उसे प्राणदंड, उसे प्राणदंड नहीं मिलेगा। प्राणदंड सिर्फ अरुण को ही मिलेगा, और मिलेगा क्योंकि उसने प्रेम किया। यहाँ भी देखिए कि किस तरह से मतलब 2.5 साल साथ रहने के बाद जहाँ थी और वहाँ से निकलकर वापस, और आगे फिर देखेंगे कि जब निशित कहीं न कहीं नजर आने लगा तो फिर निशित पर न्यौछावर हो जाती है। और फिर जैसे निशित कुछ नहीं कहता, वह मना कर देता है, एक तरह से मना ही कर देता है, वह कह देता है, इसमें दिखाया नहीं गया लेकिन एक तरह से मना ही हो जाता है कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता। तो फिर एक बार फिर से संजय को लग जाता है कि संजय ही प्रेम करता है। तो भैया ये तो कहानी अपने तो बाहर से है, मुझे क्षमा करे पर हकीकत यही है ना। अब मनु भंडारी है, मैं तो हूँ नहीं, ठीक है ना। हकीकत मनु भंडारी जी ब्याह कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, और न कोई साधारण व्यक्ति कर सकते हैं। और अगर हकीकत बयां कर सकते हैं तो क्या ये हकीकत है? हकीकत है तो मुझे तो सही नहीं लगी ऐसी हकीकत, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन वो उसमें कहता है ना कि वो मधुलिका कहती है कि हृदय जो है ना, हृदय का कुछ नहीं है। हृदय अगर नियमों में बंधा होता तो कुछ भी हो सकता था। हृदय जो है, हमारा मन जो है, जिसे हम दिल कहते हैं, वो नियमों में नहीं बंधता है ना, वो अपने हिसाब से चलता है। मधुलिका कहती है कि अगर हमारा हृदय अगर नियमों में, ठीक है ना, राज्य के नियम अगर हमारा हृदय मान पाता तो तुम मुझ असहाय एक कृषक बालिका के पास प्रेम निवेदन करने के लिए नहीं आते, तुम अपने, ठीक है ना, अपने समकक्ष किसी राजकुमारी के पास जाते, मेरे पास नहीं आ जाते। क्योंकि हमारा हृदय जो है वो नियमों को नहीं मानता है, न तो वो समाज के नियमों को मानता है और न वह कोई कानून को मानता है। तो ये हृदय है जिस पर किसी का बस नहीं है। मुझे क्षमा कर दो संजय और लौट जाओ तुम मुझ जैसे, तुम्हें मुझ जैसी अनेक दीपाएं मिल जाएंगी जो सचमुच ही तुम्हें प्रीतम की तरह प्यार करेंगी। आज एक बात अच्छी तरह जान गई हूँ कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने आप को भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। यही वह दीपा है जो शुरुआत में कहती है कि 18 वर्ष की उम्र में किया हुआ प्रेम भी भला कोई प्रेम होता है। 18 वर्ष की उम्र में किया हुआ प्रेम भी भला कोई प्रेम होता है, ठीक है ना। बाद में जब उसके बारे में सोचते हैं तो यह सोचकर खुद को ही हंसी आती है। वह सिर्फ वह प्रेम नहीं होता, वो उस जगह जब खाली हो जाती है, उस रिक्तता को कोई भर देता है, तो फिर उसको जितनी द्रुत गति से वह प्रेम आगे बढ़ता है, उसी द्रुत गति से उसे बुलाया भी जा सकता है। उस रिक्तता को भरने के लिए अगर कोई आ जाता है तो उसको बुलाया जा सकता है। तो पहला प्रेम 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्रेम भी कोई प्रेम नहीं होता। और यहाँ वही दीपा कह रही है कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो अपने को भुलाने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। इसी तरह की असंख्य बातें मेरे दिमाग में आती है जो मैं संजय से कहूँगी, कह सकूंगी यह सब, लेकिन कहना तो होगा ही। उसके साथ अब एक दिन भी छल नहीं कर सकती। मन से किसी और की आराधना करके तन से उसकी होने का अभिनय करती हूँ, छी, और वास्तव में छी, ठीक है। नहीं जानती यह सब सोचते सोचते मुझे कब नींद आ गई। लौटकर अपना कमरा खोलती हूँ तो देखती हूँ सब कुछ ज्यों का त्यों है। सिर्फ फूलदान के रजनीगंधा मुरझा गए हैं, कुछ फूल झरकर जमीन पर इधर उधर भी बिखर गए हैं। आगे बढ़ती हूँ तो जमीन पर पड़ा एक लिफाफा दिखाई देता है, संजय की लिखाई है। खोला तो छोटा सा पत्थर, दीपा तुमने तो कलकत्ता जाकर कोई सूचना ही नहीं दी। मैं आज ऑफिस के काम से कटक जा रहा हूँ, 5-6 दिन बाद लौट आऊँगा, तब तक तुम आ ही जाओगी। जानने उत्कट है कि कलकत्ता में जानने की उत्कट अभिलाषा है कि कलकत्ता में क्या हुआ, ऐसा कुछ लिखा होगा, ठीक है ना। भी कलकत्ता में क्या हुआ वो जानने की इच्छा है। एक लंबा निश्वास निकल जाता है, लगता है एक बड़ा बोझ हट गया। इस अवधि में तो मैं अपने को अच्छी तरह से तैयार कर लूँगी संजय को कहने के लिए
नहा धोकर सबसे पहले मैं निशित को पत्र लिखती हूँ। उसकी उपस्थिति में जो हिचक मेरे होठ बंद किए हुए थी, दूर रहकर वह अपने आप ही टूट जाती है। मैं स्पष्ट शब्दों में लिख देती हूँ कि चाहे उसने कुछ नहीं कहा, फिर भी मैं सब कुछ समझ गई हूँ। साथ ही यह भी लिख देती हूँ कि मैं उसकी उस हरकत से बहुत दुखी थी, बहुत नाराज थी, पर उसे देखते ही जैसे सारा क्रोध बह गया। इस अपनत्व में क्रोध भला टिक भी कैसे पाता है। लौटी हूँ तब से न जाने कैसी रंगीनी और मादकता मेरी आंखों के आगे छाई है। एक खूबसूरत से लिफाफे में उसे बंद करके मैं स्वयं पोस्ट करने जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो अनायास ही मेरी नज़र सूने फूलदान पर जाती है। मैं करवट बदल कर सो जाती हूँ। ठीक है भैया। वो है ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। तो संजय भैया तेरी तो वो आने वाली है दिन कि बड़े बेआबरू होकर। आज निशित को पत्र लिखे चौथा दिन है। मैं तो कल ही उसके पत्र की राह देख रही थी, पर आज की भी दोनों डाके निकल गई। जाने कैसा सूना सूना अनमना लगता रहा सारा दिन। किसी भी तो काम में जी नहीं लगता। क्यों नहीं लौटती डाक से ही उत्तर दे दिया उसने। समझ नहीं आता कैसे समय गुजारूं। मैं बाहर बालकनी में ही जाकर खड़ी हो जाती हूँ। एकाएक ख्याल आता है पिछले 2.5 सालों से करीब इसी समय यहीं खड़े होकर मैंने संजय की प्रतीक्षा की है। क्या आज भी मैं संजय की प्रतीक्षा कर रही हूँ या मैं निशित के पत्र की प्रतीक्षा कर रही हूँ? शायद किसी की नहीं, क्योंकि जानती हूँ कि दोनों में से कोई भी नहीं आएगा। फिर निरुद्देश्य सी मैं कमरे में लौट पड़ती हूँ। शायद शाम का समय मुझसे घर में नहीं काटा जाता। रोज ही तो संजय के साथ घूमने निकल जाती हूँ। लगता है यहीं बैठी रही तो दम ही घुट जाएगा। कमरा बंद करके मैं अपने को धकेलती सी सड़क पर आती हूँ। शाम का धुंधलका मन के बोझ को और भी बढ़ा देता है। कहाँ जाऊँ? लगता है जैसी मेरी राहें भटक गई हैं, मंजिल खो गई है। मैं स्वयं नहीं जानती आखिर जाना कहाँ है। फिर भी निरुद्देश्य सी चलती रहती हूँ, पर आखिर कब तक यूँ भटकती रहूँ? हार कर लौट पड़ती हूँ। मुझे कमरे पर आते ही मेहता साहब की बच्ची तार का एक लिफाफा देती है। धड़कते दिल से मैं उसे खोलती हूँ। ईरा का तार था। नियुक्ति हो गई है, बधाई। याद रख लेना, ईरा का तार आया था। ईरा के तार में ये लिखा था कि नियुक्ति हो गई है, बधाई। इतनी बड़ी खुशखबरी पाकर भी जाने क्या है कि मैं खुश नहीं हो पाती। यह खबर तो निशित भेजने वाला था। एकाएक ही एक विचार मन में आता है, क्या जो कुछ मैं सोच गई वह निरा भ्रम ही था, मात्र मेरी कल्पना, मेरा अनुमान? नहीं, उस स्पर्श को मैं भ्रम कैसे मान लूं, जिसने मेरे तन मन को डुबो दिया था, जिसके द्वारा उसके हृदय की एक एक परत मेरे सामने खुल गई थी। लेख पर बिताए उन मधुर क्षणों को कैसे भ्रम मान लूं, जहां उसका मन ही मुखरित होकर सब कुछ कह गया था। आत्मीयता के वे अनकहे क्षण। तो फिर उसने पत्र क्यों नहीं लिखा? क्या कल उसका पत्र आएगा? क्या आज भी उसे वही हिचक रोके है? तभी सामने की घड़ी टन टन करके 9 बजाती है। मैं उसे देखती हूँ, यह संजय की लाई हुई है। लगता है जैसे यह घड़ी घंटे सुना कर मुझे संजय की याद दिला रही है। फरफराते ये हरे पर्दे, यह बुक रैक, यह टेबल, यह फूलदान, सभी तो संजय के लाए हुए हैं। मेज पर रखा यह पेन उसने मुझे सालगिरह पर लाकर दिया था। अपनी चेतना के इन बिखरे सूत्रों को समेटकर मैं फिर पढ़ने का प्रयास करती हूँ, पर पढ़ नहीं पाती हूँ। हार कर मैं पलंग पर लेट जाती हूँ। क्या लिखते हैं भाई, जान निकल जाती है। सामने के फूलदान का सूनापन मेरे मन के सूनेपन को और अधिक बढ़ा देता है। मैं कसकर आंखें मूंद लेती हूँ। एक बार फिर मेरी आंखों के आगे लेक का स्वच्छ नीला जल उभर आता है, जिसमें छोटी छोटी लहरें उठ रही थी। उस जल की ओर देखते हुए निशित की आकृति उभर कर आती है। वह लाख जल की ओर देखे, पर चेहरे पर अंकित उसके मन की हलचल को मैं आज भी इतनी दूर रहकर भी महसूस करती हूँ। कुछ न कह पाने की मजबूरी, उसकी विवशता, उसकी घुटन आज भी मेरे सामने साकार हो उठती है।
धीरे धीरे लेक के पानी का विस्तार सिमटता जाता है और एक छोटी सी राइटिंग टेबल में बदल जाता है। लेक का सारा चित्र एक राइटिंग टेबल में बदल जाता है। एक टेबल दिखाई देने लग जाती है जहाँ कोई बैठकर लिख रहा है और मैं देखती हूँ कि एक हाथ में पेन लिए और दूसरे हाथ की उंगलियों को बालों में उलझाए निशित बैठा है। वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही मजबूरी, वही व्यवस्था, वही घुटन लिए वह चाहता है पर जैसे लिख नहीं पाता है। वह कोशिश करता है पर उसका हाथ बस कांप कर रह जाता है। ओह, लगता है उसकी घुटन मेरा दम घोंट कर रख देगी। मैं एकाएक ही आंखें खोल देती हूँ। वही फूलदान, वही पर्दे, वही मेज, वही घड़ी। एक बार फिर से वो सब कुछ दिखाई देने लगता है जो संजय ने लाकर उस कमरे में लगाया था। कानपुर। आखिर आज निशित का पत्र आ गया। धड़कते दिल से मैंने उसे खोला। इतना छोटा सा पत्र, सोचा था बहुत बड़ा लिखा जाएगा। प्रिय दीपा, तुम्हें अपनी नियुक्ति का तार तो मिल ही गया होगा। मैंने कल ही ईरा को फ़ोन करके सूचना दे दी थी और उन्होंने बताया था कि वह तार दे देंगी। ऑफिस की ओर से भी सूचना मिल जाएगी। इस सफलता के लिए मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करना। सच मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें यह काम मिल गया। मेहनत सफल हो गई। शेष फिर। किसका पत्र है ये निशित का पत्र है। ठीक है ना। पत्र मैंने बताया था कि पत्र 3 या ईरा का पत्र आता है कि तुम्हारी नौकरी लग गई है, और ये पत्र निशित का है। और संजय इन सबसे पहले पत्र आता है कि मैं अभी कटक कोई काम से जा रहा हूँ और 5 दिन बाद वापस आऊँगा। बस धीरे धीरे पत्र के सारे शब्द आंखों के आगे लुप्त हो जाते हैं। रह जाता है केवल शेष फिर। तो अभी उसके पास कुछ लिखने को शेष है। क्यों नहीं लिख दिया उसने अभी? क्या लिखेगा वह दीप? मैं मुड़कर दरवाजे की ओर देखती हूँ। रजनीगंधा के ढेर सारे फूल लिए मुस्कुराता सा संजय खड़ा है। एक क्षण मैं उसे संज्ञा शून्य सी उसे इस तरह देखती हूँ मानो पहचानने की कोशिश कर रही हूँ। वह आगे बढ़ता है तो मेरी खोई चेतना लौटती है और विक्षिप्त सी दौड़कर मैं उसे लिपट जाती हूँ। क्या हो गया है तुम्हें? पागल हो गई हो क्या? तुम कहाँ चले गए थे संजय? तुम कहाँ चले गए थे संजय? मेरा स्वर टूट जाता है। अनायासी आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? उसके लिए क्या लिखा है? क्या कहानी? तुम कहाँ चले गए थे संजय? मेरा स्वर टूट जाता है। मेरा भी टूट गया भैया। अनायासी आंखों से आंसू बह चलते हैं। क्या हो गया है? कलकत्ता का काम नहीं मिला क्या? मारो भी गोली काम को। पर मुझसे कुछ नहीं बोला जाता। बस मेरी आंखों बाहों की जकड़ कसती जाती है। रजनीगंधा की महक धीरे धीरे तन मन पर छा जाती है। तभी मैं अपने भाल पर संजय के अधरों का स्पर्श महसूस करती हूँ और मुझे लगता है यह स्पर्श, यह मुख, यह क्षण ही सत्य है। वह सब झूठ था, मिथ्या था, भ्रम था और हम दोनों एक दूसरे के आलिंगन में बंधे रहते हैं, चुंबित प्रति चुंबित। एक बार पढ़ना जरूर। क्या कहानी थी। जय हिंद।